सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गेट शाला। सो आज से क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि हमारा ट्रांसफॉर्म थ्योरी का पहला पार्ट होगा। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एंड ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना तो आपका इंजीनियरिंग का आधा से ज़्यादा चीज़ क्लियर ही नहीं हो पाएगा, है ना, विदाउट दिस वन। तो दिस इज द टूल। ट्रांसफॉर्म इज बेसिकली अ टूल। तो मैं बताऊंगा, अभी आगे सब कुछ बताऊंगा, क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, सब क्लियर होगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान से पढ़ते जाना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी मैंने बताया था, मैं फिर भी एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपका कमांड अच्छा हुआ तो उसका बेनिफिट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल सिस्टम में मिलेगा, आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम में बहुत ज़्यादा अच्छा एक आपको यूज देखने को मिलेगा, नेटवर्क थ्योरी में आपको कहीं भी देखने को मिलेगा। क्लियर? और कहीं पे भी जहाँ पे हम टाइम डोमेन से एस डोमेन में जाते हैं, अब एस क्या होता है आपको नहीं पता, बस सुनना है। कहीं पे भी अगर हम एस डोमेन से अगर टाइम डोमेन से अगर एस डोमेन में जाते हैं तो वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो बहुत जगह पे इसका एप्लीकेशन मतलब बहुत ज़्यादा है इंजीनियरिंग फील्ड में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये करके सब कुछ देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये मैं पहला बात क्लियर किया। दूसरा बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो, एज एन इंजीनियर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी ये बात बताया था आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो एज एन इंजीनियर हमको मैथ्स का एप्लीकेशन देखना होता है ना। हमको मैथ्स में कुछ नया चीज़ नहीं ढूंढना होता है। अगर आपको वैसा कुछ करना है तो फिर आप इंजीनियरिंग को रखो, आप मैथमेटिक्स में जाओ और आप मैथमेटिक्स में बीएससी, एमएससी, पीएचडी जो भी करना है आप वो करो एंड फिर आप प्रोसीड करो। ठीक है, बिकॉज एक इंजीनियर का काम ये होता है कि जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है मैथमेटिक्स में वो उसके एप्लीकेशन को यूज करे, ना ही कि बैठ के वो मैथमेटिक्स कहाँ से आया, नया क्या हो सकता है, वो नहीं करना है। क्लियर? तो मैं ये बात एकदम क्लियर रखता हूँ, है ना। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, मैं बहुत चीज़ों को मतलब आपको प्रैक्टिकली रिलेट करके बताऊँगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो मैं अपना पूरा वो कोशिश रखूँगा, ठीक है, कि आपको एग्जैक्टली समझ में आए। कुछ भी चीज़ ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं चले कि ये कहाँ से आया है, क्यों आया है और क्यों हो रहा है। तो मैं बहुत कोशिश करूँगा कि मैं सब कुछ वो कवर करते चलूँ। तीसरी बात होती है कि आप देखोगे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं ना। लैप्लास की बात करूँ, आपकी जेड ट्रांसफॉर्म की मैं बात करूँ, है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज होते हैं ऐसे कुछ जगहों पे। इवन एंटायर मैथमेटिक्स में भी अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा मतलब ऐसा होता है चीज़ें। तो अगर हम लोग सब कुछ डिराइव करने बैठे ना, सब कुछ अगर बैठ के एक एक चीज़ को हम लोग डिराइव करेंगे तो पूरा मैथ्स को ख़त्म करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीना चाहिए। मैंने क्या बोला? 3 से 4 महीना चाहिए। क्या करने के लिए? अगर आप एक एक चीज़ को एकदम डिटेल में जानना चाहते हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसका इम्पैक्ट है, अगर इतना कुछ आप जानने जाओगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि जो गेट मैथमेटिक्स है वो उसलिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया है, वो बस इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि आपका एक बेसिक नॉलेज कैसा है मैथ्स पे, आपका कमांड कैसा है ना। अगर इंटीग्रेशन कैलकुलस का बात आता है तो आप समझते हो कि नहीं समझते हो कि कैसे आप सॉल्व करोगे कोई सिचुएशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन, आप कैसे एक सिचुएशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रेम करोगे। तो बस ये बेसिक जानना होता है। आप बहुत ज़्यादा अगर डीप डाइव करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसी तरीके से कवर करेंगे कि हमको समझ में भी आए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग कवर भी करें इन लेस टाइम। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। ऑल्दो इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है, दैट मीन्स 10 to 15 मार्क्स मैंने बताया था, बट स्टिल बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं दे सकते। ओके, क्योंकि हमको कोर सब्जेक्ट्स के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो बस इतना 3 बातें मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना था। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम लोग चैप्टर पे मूव करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में ट्रांसफॉर्म क्यों यूज होते हैं, है ना। मैं आपको एकदम बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रांसफॉर्म क्यों पढ़ते हैं। क्लियर? तो आप पहले तो ये चीज़ समझ जाओ कि क्यों करते हैं हम लोग ये, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि वो क्यों पढ़ते हैं उस चीज़ को, है ना। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, एकदम बेसिक सा बात बताता हूँ। ठीक है, आप मान लो कि आपके पास ना कॉटन है ना, कॉटन रुई होता है ना, कॉटन वो है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लो कि एक रूम पूरा भरा हुआ है। क्लियर? आपको उस कॉटन को कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, लेट्स से आपको कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना है। मैं बस रिलेट कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, आपको उस कॉटन को कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? अब जो इतना कॉटन है आप उसको क्या करोगे? आप पूरा कोशिश करोगे कि आप उसको जितना कंप्रेस कर सको, जितना कंपैक्ट कर सको, है कि नहीं। क्योंकि इतना ज़्यादा कॉटन अगर आप कंप्रेस करोगे, बिकॉज कॉटन तो कंप्रेसेबल होता है ना बहुत ज़्यादा, तो आप कंप्रेस करोगे तो वो इससे इतना हो जाएगा। अब आप उसको कैरी करने में आपको ईजी होगा, है कि नहीं। तो आप क्या करोगे? पहले इतना ज़्यादा कॉटन था, आपने उसको कंप्रेस किया, फिर आप कंप्रेस करके आपको जहाँ ट्रांसपोर्ट करना था वहाँ पे लेके गए, फिर आपने क्या किया? उसको एक्सपांड किया। अब उसका क्या तरीका है वो अलग बात है ना, उस पर हमको नहीं जाना, बट आपने वहाँ पे ले जाके एक्सपांड कर दिया। तो आपको
हुआ क्या इससे हुआ ये कि जो काम आपको यहाँ से वहाँ तक लेके जाना था, जो सामान आपको यहाँ से वहाँ तक लेके जाना था, उसमें ये जो ट्रांसफॉर्म किया ना आपने, जो कंप्रेस किया वो तो ट्रांसफॉर्म किया ना आपने, इतना ज़्यादा था उसको ट्रांसफॉर्म करके आपने इतना कम कर दिया। फिर आपने क्या किया, इतना कम करने के बाद आप डेस्टिनेशन पे लेकर गए और डेस्टिनेशन ने फिर से उसको बड़ा कर दिया। तो बस मैं रिलेट करने का कोशिश किया ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल जो भी चीज़ है, मतलब इन जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो बस मैं बता रहा हूँ कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को, चलो मैं बताता हूँ ऐसे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता है, वो एक एल्जेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। फिर आप क्या करते हो, एल्जेब्राइक इक्वेशन जो भी आता है आपका, अब उसको सॉल्व करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, जो भी आपको करना होता है आप करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, फिर इन्वर्स लैप्लास अप्लाई करके फिर जो सॉल्यूशन था आप उस पर पहुंच जाते हो। समझ में आया? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो मैं पहला क्या लिखा रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अब लिखो पहला एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं यहां से स्टार्ट किया, आपको समझ में आया ना मैंने एनालॉजी कैसे दिया। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपका काम आसान कर देता है इन शॉर्ट। ओके, तो चलो पहला लिखा है मैं, आप लिख लो, है ना। अब आप सोच रहे होगे कि मैथ्स में मैं थियोरेटिकल क्यों लिखा रहा हूं, तो आपको 2 मिनट लगेंगे, बस 2 मिनट में आप लिख लो, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा, आपका जो फीलिंग होगा ना सब्जेक्ट को लेके, आपको उसमें मजा आएगा। इसलिए अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो इग्नोर कर सकते हो, अभी आप स्किप कर सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, और जो लोग अच्छे से समझना चाहते हो उस चीज को, वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन मैंने क्या बताया, it converts, write down, it converts a typical differential equation into an algebraic equation. Okay, it converts a typical differential equation into an algebraic equation. Then we can easily simplify the algebraic equation, and by applying inverse Laplace transform. क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या होता है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, बात का बात है, आप लिखो बस अभी, है ना। एंड बाय अप्लाइंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म वी कैन गेट बैक टू आवर सॉल्यूशन, है ना, वी कैन गेट बैक टू आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर? चलो अभी अगर मैं आपको सिंपली अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं क्या बोला, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ मैं, चलो d²y/dx² + 5 dy/dx, है ना, +6 = e⁻x। मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा। ठीक है, अब ये क्या इक्वेशन है, कहाँ से आया, क्यों आया, कुछ भी नहीं जानना है आपको, मैं बस बोल रहा हूँ कि ये मैंने, आपको लिखना भी नहीं है इनफैक्ट, ये कि मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास एक लेट्स से कुछ इस तरीके का चीज़ है, s² + 5s + 6 = 0। मान लो मैंने बस एनालॉजी दिखाने के लिए किया, ऐसा कुछ आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, लेकिन बस आपको वो सुनना है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये देख के आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो या ये देख के आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो पता है इवन आपको पता भी नहीं है कि ये क्या है और ये क्या है। अगर आपको पता भी नहीं फिर भी आप बोलोगे कि सर ये मेरे को पसंद है, क्यों? बिकॉज सर ये देखने में सिंपल लग रहा है। आपका वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो बोलेगा आपसे। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इसके साथ इसको चूज करोगे और इसको समझना पसंद करोगे, या फिर इसको चूज करोगे और इसको समझना पसंद करोगे, तो आप बिना सोचे आपका जो होता है ना सबकॉन्शियस माइंड, वो बोलेगा कि सर मैं इसके साथ जाऊंगा, क्यों? बिकॉज ये सिंपल है। तो लैप्लास क्या करता है, यही काम करता है। वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लेगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एक अलजेब्राइक इक्वेशन में। आप अलजेब्राइक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, है ना, जो भी करोगे, आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं हम लोग जनरली, आप उसको सिंप्लीफाई करोगे एंड फिर क्या करोगे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करोगे और जो आपको सोल्यूशन चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो बस मैंने ये समझाया। अब आप ये मत सोचना कि ये क्या लिखा दिया सर, इसका क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। बस मैं ये बताया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन को एक अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट करता है। तो एक अलजेब्राइक इक्वेशन ही है ना। आप सोचो s को अगर मैं x लिखता, x² + 5x + 6, तो क्या होता है, अलजेब्राइक तो दिखता है ना, तो यहाँ पे s है बस। अब s क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप सुनते रहो, लिखते रहो, है ना। बस स्टार्टिंग में ही नहीं सोचते ना कि यार क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो बताऊंगा वो मतलब मैं बेस्ट वे में बताऊंगा, मतलब ठीक है, बेस्ट वे में बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। बस पेशेंस रखो। इट इज़ टू अर्ली टू जज कि अभी समझ में नहीं आ रहा है यार क्या हो रहा है, बस नोट करो ना, सब समझ में आएगा। मुझे पता है ना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम होगा, कहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होगा, मैं बता रहा हूँ। अभी तो स्टार्ट किया ना, जब हम लोग चैप्टर के एंड पे पहुँचेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। और इवन जिस दिन हम लोग सिग्नल्स एंड सिस्टम कवर कर लेंगे ना, उस दिन तो आपको मतलब लैप्लास को ना पूरा निचोड़ चुके होगे तब तक, है ना। मैं इतना बता रहा हूँ, तो बस सुनते रहो। एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये हो गया।
पहला पॉइंट मैंने बता दिया, दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, आप लिखो इसको। दूसरा पॉइंट लिखो, इट कैन सॉल्व नहीं लिखो, इट कैन कन्वर्ट अ कन्वोल्यूशन इनटू अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन, है ना। मैंने क्या बोला, इट कैन कन्वर्ट अ कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन टू सिंपल मल्टीप्लिकेशन इन एस डोमेन, ठीक है। चलो लिख लिया ये वाला पॉइंट, अगर नहीं लिखे तो स्किप करो, पीछे जाओ, फिर से लिख लो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इट कैन कन्वर्ट अ कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन टू, क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। चलो अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा लिखता हूं, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको नहीं पूछना है ये क्या है क्या नहीं है, बस देखते जाओ। yt इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स थाउ एच टी माइनस थाउ डी थाउ, ठीक है। और मैं यहां पे लिखता हूं ys इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एच एस। चलो ठीक है, अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं ना, देखो यही होता है ना। तो देखो मैं मतलब अभी आपके ब्रेन के अंदर हूं, समझ रहे हो ना। आप भले ही मेरे सामने ना बैठे हो, बट मैं आपके दिमाग के अंदर हूं अभी। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसके साथ डील करना पसंद करोगे, इसके साथ या फिर इसके साथ, तो पता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं एज्यूम करता हूं कि आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता है, ठीक है। आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता है, मैं एज्यूम कर रहा हूं इस बात को, ठीक है। फिर भी अगर मैं बोलूं कि आप इसको चूज करोगे पढ़ने के लिए या इसको चूज करोगे पढ़ने के लिए, तो पता है फिर से आप बिना सोचे आंसर दोगे कि सर मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। क्यों पता है? बिकॉज ये देखने में सिंपल है ना। एग्जैक्ट में ये क्या है नहीं है वो तो बात की बात है, हाँ। लेकिन आप बोलोगे कि सर मैं इसके साथ जाना चाहूंगा क्योंकि ये देखने में सर सिंपल लग रहा है, तो मेरे को लगता है ये इजी होगा, है ना। तो यही काम करता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। वो क्या करता है, ये कन्वोल्यूशन है। ये किसका है? xt और ht का कन्वोल्यूशन है। कन्वोल्यूशन मतलब क्या होता है? ये तो सिग्नल्स का पार्ट है, तो अभी बस मैं ऐसे बता रहा हूँ। कन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप एक सिग्नल को लेते हो, ठीक है, एक सिग्नल को लेते हो, दूसरे सिग्नल को लेते हो, उसको ब्लेंड करते हो। उससे क्या होता है, एक जो सिग्नल है ना वो दूसरे को चेंज करता है। तो जो थर्ड सिग्नल प्रोड्यूस होता है तो आप बोलते हो कि वो कन्वोल्ड सिग्नल है ना। तो ये हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम में, है ना, जहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है कन्वोल्यूशन। तो हम लोग देखेंगे जब सिग्नल पढ़ेंगे तो यही होता है। ये आपका क्या है, कन्वोल्यूशन, है ना। लैप्लास क्या करता है, इस कन्वोल्यूशन को इसमें ले आता है। अब इसको सिंप्लीफाई करना ना हमारे लिए बहुत ईजी होता है, इसको सिंप्लीफाई करना। आप देखोगे आगे इसको हम बहुत ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इसके साथ डील करना हम पसंद नहीं करते हैं, है ना। एक तो कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा होता है, फिर कैलकुलेशन गलती होने का भी चांसेस रहता है, तो इसलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, है ना। तो ये एक मतलब शॉर्टकट दे देता है। तो ये काम है एक लैप्लास का। समझ में आया? चलो ठीक है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट लिखो। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, या फिर आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि मैं क्या है यार, देखो कुछ याद नहीं किया हूँ, है ना। जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है मेरा, जो मतलब मेरे को पता है उसके ऊपर कंसेप्ट में, उसको ही आपके आगे बोलता हूँ। तो मैं थर्ड पॉइंट दिखा रहा हूँ, तो आप लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब थोड़ी एग्जाम में आएगा, ये तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ ताकि आप कंफर्ट हो जाओ ये सब्जेक्ट, मतलब ये लैप्लास के साथ में, ठीक है। तो मैं क्या बोला, थर्ड पॉइंट। अब क्या होता है, देखो अब मैं थोड़ा सा क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, है ना। मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन 11-12 में तो पढ़े हो ना आप। ऐसा थोड़ी कि विदाउट पढ़े आप सीधा इंजीनियरिंग कर ले रहे हो। कुछ तो पढ़े होगे, कुछ तो याद होगा, बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं होगा तो कुछ तो याद होगा, तो ठीक है। अगर क्लास 12 में आप अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो तो क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर मैं बोलूँ कि एक फर्स्ट और सुनना है बस, ठीक है, बस सुनना है और याद करना है। आप अगर भूल भी चुके हो तो मेरे बोलने से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोला, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो वो क्या देगा, एक जनरल सॉल्यूशन देगा जिसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, है कि नहीं। अब क्यों होगा ये तो आप 12 में पढ़ते हो, बट फिर भी अगर आप भूल गए हो तो जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊंगा तब समझ लेना, अभी बस सुन लो, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो वो क्या करेगा, आपको एक जनरल सॉल्यूशन देगा, है ना, जिसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। क्लियर? आप क्या करते हो उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए, आपको इनिशियल वैल्यूज दिया हुआ रहता है। आप इस इनिशियल वैल्यूज को इस सॉल्यूशन में पुट करते हो, आपको आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू मिल जाता है, एंड उसके बाद क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। अब याद आ रहा है कुछ,
ये सब क्वेश्चन आप क्लास 12 में क्यों आपके बोर्ड्स एग्जाम में आता है, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। तो मैं बस यही बोला। तो लैप्लस क्या करता है पता है, लैप्लस आपको विदाउट फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन सीधा आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे सकता है। ये भी एक बहुत ही पावरफुल एबिलिटी होता है लैप्लस ट्रांसफॉर्म का, है कि नहीं। मैंने क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया था ट्रांसफॉर्म क्या करता है, एक हमारा काम को आसान कर देता है। क्या ऐसा है कि ट्रांसफॉर्म के बिना हमारा काम नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत जगह ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे आपका जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा विदाउट दिस ट्रांसफॉर्म थ्योरी, समझ रहे हो ना। तो हाँ, उसकी बहुत हमको ज़रूरत पड़ती है। क्लियर। तो मैं क्या बोला, थर्ड वाला पॉइंट, कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपको सीधा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे देगा विदाउट इवन फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन। अदरवाइज कन्वेंशनल मेथड क्या होता है, आप जनरल सॉल्यूशन निकालो, आप इनिशियल वैल्यू पुट करो एंड देन आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हो। बट इसमें इसने क्या किया, एक स्टेप को ही हटा दिया। इसने क्या किया कि सीधा इनिशियल वैल्यू जो भी दिया रहेगा उसका हेल्प लेके वो सीधा क्या कर देगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे देगा। तो ये भी एक बेनिफिट हुआ आपको लैप्लस का, है कि नहीं। तो 3 एप्लीकेशन मैंने, मेजर एप्लीकेशन जो हम लोग अपने जर्नी में देखने वाले, तो मेजर एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया। क्लियर। तो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट था। तो मैंने आपको कितना एप्लीकेशन बताया, पहला वाला बताया, फिर आपको मैं दूसरा वाला बताया जो कन्वोल्यूशन रिलेटेड था, फिर तीसरा वाला बताया जो क्या था आपका इस पे रिलेटेड था ना, जो अभी मैंने बताया कि सीधा पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे सकता है। ओके चलो, तो ये एप्लीकेशन का पार्ट हो गया। अब हम लोग आएंगे लैप्लस। अब फाइनली देखते हैं कि चलो लैप्लस क्या होता है, डिफाइन कैसे किया जाता है इसको, है ना। तो डिफाइन क्या किया जाता है इसको देखते हैं। धीरे धीरे आपको सब समझ में, आप अपने समझने लगोगे क्या हो रहा है, मतलब, है ना। बस अभी सुनते जाओ और लिखते जाओ। आपका कॉपी में अच्छे से लिखना जो भी मैं लिखा रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं, है ना, तो आप लिखो अपने कॉपी में, लेट अस कंसिडर अ फंक्शन एफ ऑफ टी, है ना। लेट अस कंसिडर अ फंक्शन एफ ऑफ टी डिफाइंड फॉर t ग्रेटर देन इक्वल 0। ये एफ ऑफ टी किसके लिए है, फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल 0। तो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखते जाओ, है ना। अगर आप नहीं लिखोगे तो गलती आपका होगा। मैं क्या बोला, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन एफ ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल 0, है ना। दैट इज, मैं ये बोल रहा हूं कि एफ ऑफ टी जो है वो क्या है, 0 है। फॉर व्हाट, फॉर ऑल t लेस देन 0। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। इसी को अगर मैं फंक्शंस के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, फंक्शन 0 से इंफिनिटी किस पे जाएगा, ये रियल पे जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। दैट मीन्स t का वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक होगा। 0 में क्या है, ये क्लोज्ड है ना, ये ऐसा ब्रैकेट दिया आपने, मतलब 0 इंक्लूडेड है। और इनफाइनाइट में क्या है, ऐसा ब्रैकेट दिया। दैट मीन्स व्हाट, इनफाइनाइट को आप थोड़ी काउंट करो, आपको थोड़ी पता है इनफाइनाइट क्या होता है। तो ये भी, ये सब फंक्शंस है। ये भी आप क्लास 11 में पढ़ते हो, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, याद है चैप्टर का नाम। तो ऐसे भी आप डिफाइन करो या फिर ऐसे डिफाइन करो। तो मैंने क्या बोला, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन एफ ऑफ टी डिफाइंड फॉर t ग्रेटर देन इक्वल 0। दैट मीन्स ऐसे फंक्शंस को आप पता है क्या बोलते हो, अगर मैं फंक्शन बोलूँ या सिग्नल बोलूँ तो ऐसे सिग्नल्स को आप क्या बोलते हो, सिग्नल्स का सिस्टम है कॉजल सिग्नल्स। तो व्हाट इज अ कॉजल सिग्नल, ए कॉजल सिग्नल इज वन विच इज 0, विच दैट मीन्स विच डज नॉट एग्जिस्ट फॉर t लेस देन 0। ये होता है कॉजल सिग्नल का एक डेफिनेशन। तो मैं ऐसे बता दिया, अभी आपको इसमें सर नहीं मारना है क्या होता है कॉजल, ये सब नहीं सुनना है, बस मैंने बता दिया ये कॉजल सिग्नल है क्या, ठीक है। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म कैसे दिया जाता है, देखो लैप्लस ट्रांसफॉर्म, ये दिस इज द मतलब रिप्रेजेंटेशन, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, है ना। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज गिवन बाय 0 से लेके इंफिनिटी, ठीक है, 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, ठीक है, एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अभी पता है आपके दिमाग में बहुत कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे पता है ना। आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये 0 से इंफिनिटी क्यों, वाई नॉट सम अदर थिंग। पहला क्वेश्चन आ रहा होगा। दूसरा चीज़ आ रहा होगा कि ये क्या है, अभी ये तो कभी देखा नहीं था लाइफ में इससे पहले, तो ये क्या है। और बाकी ये तो नॉर्मल है, आपको पता है कि ये फंक्शन है और ये आपका जो भी डिफरेंशियल जो है टाइम वो है, ठीक है। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म को इसी तरीके से डिफाइन किया किसने, पियरी सिमोन डी लैप्लस, जिसने इसको दिया इस कंसेप्ट को, उसका नाम था पियरी सिमोन डी लैप्लस, है ना। तो उन्होंने इस चीज को निकाला था। ओके, ये क्या है पता है, इसको बोलते हैं कर्नल, है ना, कर्नल और ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं आपका कर्नल, KERNL, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आप बोलते हो कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो
अब ऐसा तो नहीं है कि यही बस एक ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे ऐसे है मैथमेटिक्स में और भी ट्रांसफॉर्म जो एग्जिस्ट करता है जो हमको जरूरत भी नहीं पड़ता और हम पढ़ते भी नहीं है ना। तो उसमें क्या होता है, ये जो कर्नल है ना, ये क्या करता है पता है, जो ये फंक्शन है और जो ट्रांसफॉर्म है उसको रिलेट करता है ना। अगर आप कर्नल की बात करो तो आपके फोन पे भी कर्नल होता है। अगर आप अपने एंड्रॉइड फोन अगर यूज करते हो, आप एंड्रॉइड फोन में आप अबाउट फोन जो होता है ना, आपके सेटिंग्स में अबाउट फोन, आप वहां पे जाना तो आपको एक कर्नल मिलेगा, एक कर्नल वर्जन। तो कर्नल वहां पे क्या करता है पता है, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ना एक सिंक रखता है। समझ में एकदम इन बेसिक मतलब बता रहा हूँ बस आपको, ठीक है। तो वो कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके फोन के लिए फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर फोन, है ना। उसी तरीके से कर्नल यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जो फंक्शन आपने लिया और जो ट्रांसफॉर्म ऑफ कर रहे हो उसको वो मतलब रिलेट करता है चीजों को, कर्नल, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग कर्नल्स होंगे, जो भी, जैसे कि ये लैपलास ट्रांसफॉर्म है, तो यहाँ पे जो कर्नल है वो क्या है, e⁻⁻st। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन किसको लिया, 0 से लेके इनफाइनाइट। क्यों पता है 0 से लेके इनफाइनाइट लिया, बिकॉज मैंने अपने फंक्शन को ही डिफाइन किया, कहाँ से, t > 0। तो आपका दो डाउट क्लियर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। इसको क्यों ऐसा लिया, तो फिर उसके लिए आपको फिर लैपलास के पास जाना पड़ेगा एंड फिर उनसे पूछना पड़ेगा कि सर आपने इसको ऐसा क्यों लिया, आपने कुछ और क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये हमारा पर्पस को सर्व करता है इसीलिए लिया इसको। सिंपल सा बात है कि नहीं। तो ये हो गया आपका कर्नल, ये तो अपना नॉर्मल जो फंक्शन था वो था। और 0 से लेके इन्फिनिटी तक क्यों लिया, बिकॉज मैंने फंक्शन को ही डिफाइन किया t > 0 के लिए। तो -0 से इन्फिनिटी, -∞ से 0 लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर। इसी को आप पता है क्या बोलते हो, यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हो, यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म, है ना, या फिर वन साइडेड लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो आप लिख लो इसको क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म और वन साइडेड लैपलास ट्रांसफॉर्म। क्लियर हो गया ये बात। इसी चीज को अगर मैं -∞ से इन्फिनिटी लूं तो उसको मैं बोलूंगा बाइलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म और बोथ साइडेड लैपलास ट्रांसफॉर्म। क्लियर। बट हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म में जब मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो मैं बाइलैटरल के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं किसके बारे में बात करूंगा, बस यूनिलैटरल के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी जब मैं सिग्नल सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं फिर से लैपलास पे आऊंगा और फिर से वहां पे भी हम लोग बहुत ज्यादा बात करेंगे। तो मेरा यहाँ पे लैपलास आपको मैथमेटिक्स में करा, मैं चाहता तो मैं सिग्नल्स में भी करा देता सिर्फ अच्छे से, बट मैंने मैथ्स में इसलिए कराया ताकि आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस बन जाए लैपलास के लिए, ताकि अगर मैं कहीं पे भी अगर बोलूँ कि sin 5t का लैपलास क्या होगा तो आप मेरे को तुरंत आंसर दो। मैं बोलूंगा कि t⁻7 का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा तो आप मेरे को सीधा आंसर दे सको। बस मेरा ऑब्जेक्टिव इतना ही था, और एक बेसिक एक फाउंडेशन में क्रिएट कर दो, ठीक है। जब मेरा बेसिक फाउंडेशन हो जाएगा मैं आपको सिग्नल्स में बहुत ही और भी ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, है ना। आप 80% तो इधर ही समझ जाओगे, 50 और 20% जो यूज होगा मास्टर करने के लिए, मतलब एकदम मतलब आपका गजब का नॉलेज बनाने के लिए, वो मैं सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपके पास हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो ऐसे हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म को हम लोग डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो ये अपना हो गया लैपलास ट्रांसफॉर्म। ओके, e⁻⁻st f(t) dt। यहाँ पे s क्या है ना। और एक डाउट होगा आपके पास कि s क्या है, तो आप लिख सकते हो s इज, है ना, यहाँ पे लिख दो s क्या है, s इज अ पैरामीटर, है ना, पैरामीटर एंड कैन बी रियल और इमेजिनरी। ये im है मतलब इमेजिनरी। तो जनरली s होता है सिग्मा प्लस j ओमेगा, है ना। जनरली क्या होता है, s इक्वल्स टू सिग्मा प्लस j ओमेगा। बट मैंने क्या बोला, s एक यहाँ पे पैरामीटर है जो रियल भी हो सकता है, जो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे, मैं बोल ही तो रहा हूँ ना, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आप सोचोगे कि बस आधे घंटे में एक्सपर्ट बन जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, है ना। बहुत ज़्यादा भी नहीं मांग रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दो और थोड़ा पेशेंस रखो। तो s क्या है, एक पैरामीटर है जो रियल भी हो सकता है और जो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। क्लियर। चलो, तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म को। समझ में आया, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूं अभी, है ना। तो आप नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो इस तरीके से हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करते हैं। ओके, सही बात है बहुत। अब क्या देखेंगे हम लोग, देखो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने लैपलास का बात कर लिया। कभी भी अगर आपको एक फंक्शन दिया रहेगा जो t > 0 के लिए एग्जिस्ट करता है, तो आप किस तरीके से लैपलास अप्लाई करोगे, इस फॉर्मूले के थ्रू। हम लोग एग्जांपल लेंगे ना अभी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप अप्लाई करोगे। नेक्स्ट आता है कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस, है ना, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस। तो कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस क्या होता है, अभी देखो, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस
तो जब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करते हैं ना, तो एक टर्म आता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अगर किसी ने पहले पढ़ा होगा तो उसने सुना होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हम देखते हैं कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आने वाला है हमारा, क्या वो कन्वर्ज करेगा भी कि नहीं करेगा, है कि नहीं। अगर कन्वर्ज नहीं करेगा तो डाइवर्ज करेगा, अगर डाइवर्ज किया तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ, हमारा तो काम और प्रॉब्लमेटिक ही हो गया ना। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप में से बहुत लोग ऐसे हो गए जो क्या कन्वर्ज होता है क्या डाइवर्ज होता है समझ में नहीं आ रहा होगा, है कि नहीं। तो मैं इसीलिए बोला टाइम लगेगा। अब टाइम तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। अगर मैं एक एक वर्ड को समझाने लगूँ ना तो फिर मैं मतलब 6 महीने लैप्लास ही पढ़ाते रह जाऊँगा, है ना। तो मैं बस जो बोल रहा हूँ अब बस सुनो। अगर आपके दिमाग में रहता है अच्छा बात है, अगर दिमाग में नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप चीज़ों को कवर करोगे ना तो आप खुद ही समझने लगोगे। आपका जो क्वेश्चन होगा ना उसका आंसर आपके खुद के पास होगा। अगर मेरे से अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो, मैं आपको उतना एबिलिटी बना दूंगा आपके पास कि आप खुद के क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे सको, ठीक है। तो कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। फॉर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी टू एग्जिस्ट, राइट डाउन फॉर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी टू एग्जिस्ट फॉर एस ग्रेटर देन ए। मैं लिख ही देता हूँ, है ना। इसलिए मतलब समझ रहे हो ना, कैमरा के आगे पढ़ाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता कि सामने वाला लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। तो मैं लिख देता हूँ फॉर द, है ना, क्या बोला मैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी टू एग्जिस्ट फॉर मैं क्या बोला, फॉर एस ग्रेटर देन ए, है ना। जब मैं एस ग्रेटर देन ए लिख रहा हूं तो मैं क्या मीन कर रहा हूं, रियल पार्ट ऑफ एस। मैंने एस क्या लिखाया था, मैंने सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ये लिखाया था कि नहीं लिखाया था। इसमें ये वाला क्या होता है, रियल होता है, और ये वाला क्या होता है आपका, इमेजिनरी होता है। तो जब भी मैं ऐसे लिख रहा हूं मैं क्या मीन कर रहा हूं, रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन ए। तो मैं क्या बोला कि आपने कोई भी एक फंक्शन को उठाया एफ ऑफ टी, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, उसके लिए दो, है ना, दो क्या होता है, सफिशिएंट कंडीशन होता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो पक्का करेगा। क्या बोला मैंने, सफिशिएंट कंडीशन, क्लियर। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है, देखो पहला कंडीशन क्या कहता है, पहला कंडीशन कहता है कि जो एफ ऑफ टी है उसको कंटिन्यूअस होना है। एफ ऑफ टी शुड बी कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मैं टाइम डोमेन में बात करूं कंटिन्यूअस फंक्शन, तो दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। आप देखो ये आपका क्या है, अगर मैं बोलूं ये, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। अगर मैं बोलूं ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर मैं इसे एग्जांपल देना पड़े एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का, तो देखो अगर मैं बोलूं तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में आप क्यों नहीं अप्लाई कर पाओगे, बिकॉज ये जो पोर्शन है उसमें ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो फंक्शन एग्जैक्टली में क्या है कि नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि फंक्शन यहाँ पे डिफाइन मतलब है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है आपको तो नहीं पता है ना, इसीलिए दिया गया है यहाँ पे एफ ऑफ टी शुड बी कंटिन्यूअस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका, बोलो। दूसरा पॉइंट होगा लिमिट, है ना, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस at इंटू एफ ऑफ टी इज फाइनाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ देखो, है ना। तो लिमिट के बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, लिमिट क्या होता है, क्योंकि ये भी आप 11-12 में पढ़ते हो, है ना। क्योंकि मैं कैलकुलस जब कराऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा लिमिट वगैरह सब कुछ, मैं एक रिकेप तो कराऊंगा। बट फिर यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब टी, जो यहाँ पे टी है, जब वो इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा, दैट मीन्स अ वेरी लार्ज वैल्यू, तब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन, उसको क्या रखना है आपको, फाइनाइट रखना है। क्योंकि अगर वो इनफाइनाइट हो गया तो फिर आप वैल्यू नहीं बता पाओगे, है ना। तो ये क्या बोला मैंने, इसको बाउंडेड रहना है, इसको क्या रहना है, बाउंडेड रहना है। अदरवाइज फिर आपका लैप्लास निकालने का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। क्योंकि मैं क्या बोला, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी टू एग्जिस्ट फॉर एस ग्रेटर देन ए, मतलब रियल पार्ट ऑफ जो एस है वो ग्रेटर देन ए अगर है और आप चाहते हो आपका लैप्लास एग्जिस्ट करे, तो जब t टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो e टू द पावर माइनस at एफ ऑफ टी फाइनाइट होना पड़ेगा। क्यों a लिया मैंने, बिकॉज s इज ग्रेटर देन a, तो एटलीस्ट a पे आपको फाइनाइट मिलना चाहिए। दैट मीन्स ये जो पोर्शन है उसको बाउंडेड होना है ना। बाउंडेड और अनबाउंडेड दो टर्म्स होते हैं, तो इसको क्या होना है, बाउंडेड होना है, क्लियर। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बस लिखते जाओ, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। स्टार्टिंग में इस चीज़ को कैप्चर करना, अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत वीक है तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ये बात मैं समझता हूँ, समझ रहे हो कि नहीं। फिर भी मैं जितना एफर्ट कर रहा हूँ उतना एफर्ट में भी कोई नहीं पढ़ाता है ना। तो आप देख लेना कहीं पे, फिर भी मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको
धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर होती जाए। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इस तरीके की चीजें। क्लियर? चलो अभी मैं नेक्स्ट मूव करता हूं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट क्या है देखो, है ना। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो देखो नेक्स्ट, तो हमने दो चीज देख लिया। पहले हम लोगों ने क्या देख लिया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन देख लिया, क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। उसके बाद हम लोग देख लिया कि सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस, है ना, कि एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ टी प्रोवाइडेड द टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्लियर? इतना आपको समझ में आया? चलो ठीक है। मैं इसीलिए इसे बात कर रहा हूँ ना, पता है, क्योंकि ना मैं आप देखोगे अभी मतलब जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा रहा हूँ उसमें ना ही मैं बाइलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करूंगा और ना ही मैं आरओसी की बात करूंगा, दैट मींस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जो कि यूनिलेटरल में होता है। बाइलेटरल में आरओसी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, यूनिलेटरल में क्या होता है आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का कंसेप्ट होता है, बट वो मैं सिग्नल्स में पढ़ाऊंगा, है ना। तो आप, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब आप मेरे से सिग्नल्स पढ़ लोगे ना तो आपको ना फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, जो इतना गजब का आपको आइडिया होगा ना, मतलब आप, बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि क्यों वो फोरियर से फोरियर ट्रांसफॉर्म आते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म से लैप्लास जाता है। उनको मैथमेटिकली पता है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट उनका जो प्रैक्टिकल आइडिया है ना कि क्यों करते हैं ऐसा, क्यों, वाई, उसका आंसर नहीं है। समझ रहे हो ना? तो हम लोग सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, तो दो चीज मैंने करा दिया, अब मैं थर्ड चीज पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अभी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड चीज क्या है, सम इंपॉर्टेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है। ठीक है, तो अब कुछ चीजों को तो हमको याद रखना पड़ेगा डेफिनेटली, और मैं ये बोल रहा हूं कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना कुछ याद रखना पड़ रहा है क्या। मैं बोल रहा हूँ ना, दिस विल बी लाइक ABCD फॉर यू। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट कवर करोगे ना, तो ये सब चीज आपके मुंह पे रहेगा। मतलब मैं आपसे पूछूंगा, आप तुरंत आंसर दोगे, वो हो जाएगा आपके पास, नेचुरली हो जाएगा। इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि यार ये सब, मतलब सर ने बोल दिया याद करना है तो टेंशन हो रहा है, कैसे याद करूं। नहीं लेना है यार टेंशन, मैं बता रहा हूं ना, नहीं लेना है टेंशन। ठीक है, तो पहला वाला मैं बोला कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होगा, तो पता है 1/s प्रोवाइडेड s इज ग्रेटर देन 0, है ना। ये किसका कंडीशन है पता है, ये आरओसी का कंडीशन है। अब आप पूछोगे कि सर आरओसी क्या होता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बिकॉज मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता आपको, है ना। आरओसी क्या होता है मैं नहीं बताना चाहता हूँ, जहाँ पे बताना होगा मैं बताऊंगा ना। आप अभी कॉपी पे लिखो तो सही, है ना। जितना मैं अभी पढ़ाऊंगा ना आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, उससे आपका मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा लैप्लास का, 100% क्वेश्चन, नॉट इवन 99, 100% क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आपको दिक्कत आएगा सिग्नल्स में, क्यों, बिकॉज तब आप आरओसी के बारे में सीखोगे सिग्नल्स में, तब आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप लिखते रहो। और s ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ s। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जब मैं ऐसे s ग्रेटर देन 0 लिख रहा हूँ ना, दैट मींस मैं रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूँ, दैट मींस सिग्मा ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना है, 1/s। अब आप सोच रहे होगे कि कैसे आया, है ना, कैसे आया, तो चलो देखते हैं। मैं बोलूंगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मैं यहाँ पे प्रूफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या दिखा रहा हूँ, प्रूफ। तो मैं सब चीज का प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, मैं तो बहुत सारे लिखने वाला हूँ, सब चीज का प्रूफ नहीं दिखाऊंगा। तो कुछ प्रूफ आपको भी करना होगा और कुछ मैं दिखा देता हूँ कि क्या होता है वे प्रूफ करने का। ठीक है, अगर मैं बोलूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, तो आप क्या करोगे, देखो 0 to infinity e to the power minus st into 1 dt, यही आप लिखोगे। अगर मैं ये बोलूँ इंटीग्रेट करना है e to the power minus st को, तो e to the power minus st का इंटीग्रेशन क्या होगा, e to the power minus st divided by minus s। तो ये कैसे आया, अगर आप नहीं जानते हो तो फिर मतलब समझ रहे हो ना, ये अगर कैसे हो, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो फिर आप खुद सोचो कि आपने 11-12 में क्या किया, है ना। क्लास 12 जहाँ पे आपको 1 साल मिलता है कैलकुलस पढ़ने के लिए, फिर आपने क्या किया वहाँ पे, तो उस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर ये बेसिक इंटीग्रेशन अगर आपसे नहीं हुआ, है ना, अगर कोई इंजीनियरिंग का पार्ट है, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं पूछूंगा भी नहीं आपसे, बट अगर आपसे ये नहीं बन रहा तो फिर आप एक बार कंसीडर करो इंजीनियरिंग को फिर से। ठीक है, तो ये मिल गया मेरे को। अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूं तो कहाँ से करूंगा, 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक करूंगा, है ना। अगर मैं इन्फाइनाइट लिमिट यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, e to the power minus infinity, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। और अगर 0 को पुट कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये वाला फॉर्म 1 हो जाएगा, तो -1/s। तो मेरे को क्या मिल गया, 1/s। सी, दिस इज द थिंग। क्लियर हुआ? तो आ गया ना अपने पास में।
0 प्लस 1/s 1/s हो गया। तो बस इतना ही था, इसमें क्या समझना था आपको? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? ओके। ये वाला कैसे आया मैं बताया, जब मैं आपको आरओसी पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, तो आपको वरी नहीं करना उसके लिए, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये वाली चीज़ का ना आपको मैथ्स में जरूरत भी नहीं पड़ेगा। मैथ्स में आपको सीधा क्वेश्चन आएगा, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताओ, और कुछ नहीं पूछेंगे, आप सीधा कर दो, आपको क्या मतलब है इसका वैल्यू क्या है क्या नहीं है ना। चलो ये हो गया उसका प्रूफ, ठीक है। तो ये आपको जानना होगा, मैंने बोला, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n, तो कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल बाय s टू द पावर n प्लस 1। यहाँ पे भी आप बोलोगे s इज ग्रेटर देन 0 और n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। दो कंडीशन आप लगाओगे। ये फिर से मैं बोलूँगा कैसे आया, तो आपको सर नहीं मानना है, मैं बोल रहा हूँ तो आप भरोसा करो। जब आपका खत्म हो जाएगा ना पूरा लैप्लास, जब मैं खत्म करा दूंगा तो आपके पास आंसर मिल जाएगा आपको क्यों हो रहा है ये सब, है ना। तो अभी मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, अभी आप बस इस पर फोकस करो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n फैक्टोरियल बाय s टू द पावर n प्लस 1 होता है। क्लियर? अब ये कैसे हुआ इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। चलो मैं बोल रहा हूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 आपका कितना आया था? 1/s आया था, ये तो आया था ना, अभी आपने निकाला था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s आया। अगर मैं बोलूँ कि d/ds ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 करूँ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? d/ds ऑफ 1/s। इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, सही बात है ये। ओके, अब मैं बोलूँ कि d/ds ऑफ, ना, d/ds ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 को आप कैसे लिखते हो? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 को कैसे लिखते हो? 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st इंटू 1 dt, यही तो लिखते हो, है ना। इज इक्वल्स टू, अगर d/ds ऑफ 1/s करोगे तो कितना आएगा? -1/s²। तो ये कैसे हुआ, आपको अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना आपको पता होना चाहिए, है ना। ये अगर मैं क्लास 12 के बच्चे को पूछूँ ना तो वो भी मेरे को बता देगा ये, और बहुत क्विकली बता देगा विदाउट इवन यूजिंग द पेन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि d/ds ऑफ, अगर मेरे को ये करना है, ठीक है, तो देखो d/ds है कि नहीं, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप क्या ले रहे हो? s ले रहे हो, तो आपको t से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसके लिए जब d/ds जब आप ले रहे हो, इसलिए मैं जब कैलकुलस कराऊंगा ना तो आपको ये सब बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल s है, और यहाँ पे भी आपको s दिखने को मिल रहा है, बाकी t यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, बिकॉज आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हो। तो अगर मैं d/ds ऑफ e टू द पावर माइनस st करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? देखो, अगर मैं बोलूँ कि 0 से इन्फिनाइट d/ds ऑफ e टू द पावर माइनस st कितना हो जाएगा? -s e टू द पावर माइनस st। क्लियर? यही होगा ना? यही होगा, इंटू dt, है ना। अगर मैं बोलूँ, अच्छा एक सेकेंड, -s e टू द पावर माइनस st, ओके, -s नहीं ना, ये -t होगा ना, सॉरी, हाँ -t होगा ना, ये दिस इज -t e टू द पावर माइनस st इज इक्वल्स टू -1/s²। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूँ ये वाला माइनस, देखो ये जो माइनस है और ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे को क्या मिलेगा? 0 से इन्फिनिटी t e टू द पावर माइनस st इंटू dt इज इक्वल्स टू 1/s²। क्लियर हो गया। इसको अगर मैं बोलूँ f ऑफ t, तो ये क्या है? 0 से इन्फिनिटी f ऑफ t e टू द पावर माइनस st dt इज इक्वल्स टू 1/s²। तो ये क्या होता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t हो गया ना, ये तो है कि नहीं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t कितना आ गया? 1/s²। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया एकदम। तो यही करना था। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t कितना आया? 1/s² आया। क्लियर। अभी आप क्या करोगे? d/ds लोगे, यहाँ पे भी d/ds लोगे। क्लियर। तो जब आप उस तरीके से निकालोगे ना तो फिर आपको मिल जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t²। ठीक है, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा 2/s³, है ना। कितना मिलेगा? 2/s³। क्या बोला मैंने, क्या करना है? d/ds लो, इधर भी d/ds लो। जैसे इसको किया सेम मेथड में अप्लाई करो तो आपको लैप्लास ऑफ t² मिल जाएगा 2/s³। जब आप इस तरीके से करोगे ना तो आपको एक जनरलाइज एक्सप्रेशन मिलेगा जो बोलेगा आपको कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n होगा n फैक्टोरियल बाय s टू द पावर n प्लस 1, है ना। तो आपको एक जनरल एक्सप्रेशन मिल जाएगा।
अभी अगर आप यहाँ पे देखो n का वैल्यू 1 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, तो देखो 1/s² है कि नहीं। तो देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t कितना आया 1/s²। अभी आप इसमें पुट करो 2, तो यहाँ पे आप 2 जब पुट करोगे तो यहाँ पे भी 2 पुट करोगे, तो 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 फैक्टोरियल इज 2 और डिवाइडेड बाय s⁻2+1 तो s³ देखो 2/s³ आया t² के लिए, समझ में आया। तो इस तरीके से जब आप प्रोसीड करोगे तो आपको एक जनरल एक्सप्रेशन मिल जाएगा जिसका वैल्यू ये होगा। तो देख रहे हो ना किस तरीके से डिराइव होते हैं ये सब चीज़ें। तो बस यही है इसमें, और क्या है इसमें, तो कोई बड़ा बात नहीं है ना, तो बस यही था इसमें, ठीक है। तो ये आपको एक बार समझना रहेगा। तो दो देख लिया, अभी मैं लिख दूंगा कुछ, तो आपका रहेगा कि आपको उसको खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो सब सारा प्रॉपर्टी कराऊंगा तो समझ रहे हो ना, अभी बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वैसे नहीं करना है हमको। आप खुद से भी कुछ ट्राई करो, क्योंकि एट द एंड आपको वैसे भी रिजल्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको है ना, आपको दिमाग अपना रिजल्ट रखना पड़ेगा कुछ, और जो मैं लिखाऊंगा बस उतना ही रखना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रखना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at की बात करूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा 1/s-a। यहाँ पे आप क्या लिखोगे s > a, ठीक है। नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−at, तो आप ये क्या लिखोगे 1/s+a। आप क्या लिखोगे इसमें s > a, ठीक है। ये 4 हो गया। अगर मैं 5th की बात करूँ तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at, तो ये कितना हो जाएगा आपका a/s² + a²। इसमें आप लिखोगे s > 0, ठीक है। ये होता है sin at। आप सब तो प्रूफ कर सकते हो ना, जिस तरीके से मैंने प्रूफ किया। आप लैप्लास का जो डेफिनेशन है आप उस तरीके से पुट करो, f को ये ले लेना, फिर आप इंटीग्रेट करो, आपका आंसर मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना आंसर नहीं मिलेगा। तो ये 5 हो गया। अगर मैं 6 नंबर की बात करूं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at, है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा s/s² + a²। यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे s > 0। तो कितना हो गया 6 रिजल्ट हो गया। अगर मैं 7 की बात करूं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin hat, है ना, इसका कितना हो जाएगा a/s² - a²। अब यहाँ पे लिखोगे s > a, ठीक है, क्लियर। तो आपको कुछ भी वरी नहीं करना है। मैं बार बार, ठीक है, इतने बार बोल रहा हूँ, बार इतना बार बोला कि आपको इसका टेंशन नहीं लेना है ना। जब टाइम आएगा आप समझ जाओगे क्यों होता है। मैं तो पहले ही बोलता हूँ, अभी तक देखो आप मेरे साथ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, कहीं पे भी ऐसा आप देखो जहाँ पे मैं आपको बोला हूँ कि अभी याद कर लो, मैं तो कभी भी नहीं बोलता हूँ ना, मैं बस ये बोलता हूँ कि टाइम रखो। जब टाइम आएगा तो आप सीख जाओगे, आप खुद ही सीख जाओगे, आपके पास खुद के पास ही आंसर होगा। अभी के लिए बस आपको लिखना है। अगर आपको कुछ याद रखना है तो वो है ये कि 1 का 1/s। कभी अगर मैं आपसे पूछूं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 क्या होता है, आप सीधा बोलोगे 1/s, है ना, इसको आप स्टेप सिंगल बोलते हो। अगर मैं बोलूँ कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा तो आपके पास वो आंसर तुरंत मिलना चाहिए कि ये होगा e⁻at, ये होगा e⁻−at, ये होगा। तो सब याद रखना बहुत सिंपल है। यहाँ पे a है तो यहाँ पे s- है, यहाँ पे -a है तो यहाँ पे s+ है। अगर sin at की बात करूँ तो a/s² + a²। अगर cos at कर दूँ तो a को बस s से रिप्लेस कर दो, है ना। जहाँ पे आप हाइपरबोलिक लोगे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइपरबोलिक इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं हाइपरबोलिक साइन की बात करूँ उसको हाइपरबोलिक साइन बोला जाता है ना। जब मैं सिग्नल सिस्टम कराऊंगा तो उसका वेव फॉर्म भी दिखाऊंगा आपको, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं सिग्नल सिस्टम में हाइपरबोलिक फंक्शंस पे, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अगर मैं 8 की बात करूँ तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos hat, है ना, तो आप कितना लिखोगे s/s² - a², है ना। तो ये भी आप लिखोगे s > a, ठीक है। तो ये 8 रिजल्ट हो गया, जिसमें से आपको 1 2 3 4 5 6 तो आपको याद रखना ही है। 7 8 आपका चॉइस है, जरूरत पड़ जाता है उसको याद करना, कोई बड़ा बात नहीं है। डिनोमिनेटर में बस माइनस कर दो, ठीक है। तो ये क्या है, सम इंपॉर्टेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मैंने आपको इसका प्रूफ दिखाया, इसका प्रूफ दिखाया, बाकी आप कर सकते हो उसी तरीके से, है ना। अगर मैं सारा का सारा प्रूफ कराने जाऊँ तो आप खुद सोचो मतलब क्या होने वाला है फिर। अगर इनकेस अगर आपसे कोई एक प्रूफ नहीं हो पाया, लेट्स से आज का टाइम वी आर लिविंग इन 2020, है ना, योर आंसर इज जस्ट क्लिक अवे फ्रॉम यू। आप गूगल पे जाओ, आप सीधा मार दो प्रूफ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at, तुरंत निकल आ जाएगा। एक बार देख लो, मैंने जो आपको समझाया है आप देख के ही समझ जाओगे। उसके बाद तो आपको तो कंसेप्ट क्लियर हो चुका है ना, तो आप देख के ही समझ जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन भी नहीं लेना है आपको। तो ये था सम इंपॉर्टेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्लियर। तो अभी हमने ये वाला टॉपिक भी कवर कर लिया, सम इंपॉर्टेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो मैं इसलिए बताया मैथ्स में मैं बस एप्लीकेशन वाइज बात करूंगा।
मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, मैं बोलूँगा कि वो क्या होता है ना, उसका यूज़ क्या होता है, हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, उसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है। जैसे कि आज आपने देखा लैप्लास ट्रांसफॉर्म को मैंने आपको एक एनालॉजी देके समझाया, वो कॉटन वाला एग्जांपल, तो मैं उसी तरीके से सब कुछ बताऊंगा। बट जो अंदर का जो कंटेंट है ना, उसको मैं ऐसे रखूँगा कि आप जल्दी से जल्दी उसको कवर कर पाओ, क्योंकि आपको मैथ्स में PhD नहीं करना है, आपको बस मैथ्स सीखना है फटाफट और क्वेश्चन बनाने हैं, इतना आना चाहिए आपको मैथ्स में। ठीक है, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। चलो हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख दिया मैंने ये, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आपका यही हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी लीनियरिटी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, है ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है वो क्या है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। क्लियर, तो सारे प्रॉपर्टीज का मैं आपको प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, जो एकदम सिंपल है, जो एक लाइन में निकल जाएगा, वो आप खुद से करना, और जो मेरे को लगता है आपको आइडिया देने के लिए जो चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दूंगा। ठीक है, अगर मैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a इंटू एफ ऑफ टी, है ना, ये f है, प्लस b इंटू जी ऑफ टी प्लस c इंटू एच ऑफ टी, है ना। f ऑफ टी क्या है, एक फंक्शन इन t है, g ऑफ टी क्या है, एक फंक्शन इन t है, h ऑफ टी क्या है, एक फंक्शन इन t है, और तीनों फंक्शन कैसे हैं, कॉजल इन नेचर है। मतलब f ऑफ टी एग्जिस्ट किसके लिए करता है, t ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए, ये भी g ऑफ टी किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, t ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए, और h ऑफ टी भी किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, t ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए, क्योंकि वो तो यूनिलैटरल का डेफिनेशन है ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो उसको तो होना ही पड़ेगा। इसको आप क्या लिखोगे पता है, a f ऑफ s प्लस b g ऑफ s प्लस c h ऑफ s, ये हो जाएगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यही होता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसको प्रूफ कैसे करोगे, आप इसको लो, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखो, आप इसको लो, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखो, आप इसको लो, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखो, तीनों को ऐड कर दो, LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, ठीक है, सेकंड वाले की बात करूं तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग, अभी आपको मजा आएगा, धीरे धीरे ना आपको मजा आएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में टेम्पर को लूज नहीं करना है, ध्यान से सुनते रहो, है ना, सब क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, अगर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, है ना, ये एफ है और ये टी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, ये एफ है और ये टी है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अगर एफ एस होता है ना, अब बहुत लोग ऐसे कैपिटल एफ एस भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं इक्वल्स टू एफ एस, है ना, ऐसे भी लिखते हैं। तो आप देखोगे कुछ कोई मैथमेटिक्स के बुक में ऐसे भी लिखा रहता है और ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, तो कोई भी नोटेशन, मैं ऐसे तो कुछ रखा नहीं हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी कभी मैं ये लिख देता हूँ, कभी कभी मैं ये लिख देता हूँ, तो आपको ये बात भी क्लियर है। ठीक है, तो ये दोनों नोटेशन सेम ही है। ओके, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अगर एफ ऑफ एस होता है, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पता है, एफ ऑफ एस माइनस ए। क्लियर, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया, पहले समझ लो इसको। मान लो कि कोई एक फंक्शन एफ ऑफ टी है ना, समझ लो पहले, कोई एक फंक्शन एफ ऑफ टी है, आपने उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला और आपको आंसर मिल गया, है ना, तो एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर आपके पास ऑलरेडी है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैं उसमें ई टू द पावर ए टी मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या बोला मैं, ई टू द पावर ए टी इस फंक्शन के साथ में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ना, वो कैसे बदल जाएगा पता है, एफ ऑफ एस माइनस ए।
है ना। दैट मीन्स आपका जो एक्सप्रेशन रहेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, है कि नहीं, वहां पे आप s जो है s को किससे रिप्लेस कर दोगे, s माइनस a से। क्लियर, ऐसे रिप्लेस कर दोगे। a क्या है, अगर 2 है तो 2 बिठाओ, अगर -2 है तो आप यहाँ पे -2 बिठाओ तो s+2 हो जाएगा, है ना। जो भी है आप उसको पुट करोगे। तो इससे फायदा क्या हुआ आपको, देखो मान लो कि अगर इस प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं होता तो मैं आपको f देता, आप उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते इंटीग्रेशन करके, फिर अगर मैं उसमें ये मल्टीप्लाई कर देता तो आप क्या करते पता है, इसको एक नया क्वेश्चन जैसा ट्रीट करते, आप फिर से इंटीग्रेशन करते और फिर आंसर निकाल के देते। बट आपको जब प्रॉपर्टी पता है तो आप सीधा क्या करोगे, बस s को s-a से रिप्लेस कर दोगे, है ना। जो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो एक्सप्रेशन है जो s के टर्म्स में है, उसमें s को किससे रिप्लेस कर दोगे, s-a से, और आपका आंसर आ जाएगा। इसको और एक जो आप लिखते हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−at f, है ना। तो ये कितना हो जाएगा वो पता है, f(s+a). क्लियर। तो इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, फिर आपको लगेगा कि कैसे हो गया। तो चलो मैं इसका एक प्रूफ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कैसे हुआ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो हो गया था ना आपका, तो हो गया था 1 नंबर, ठीक है। तो मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ, प्रूफ कैसे होगा देखो, ठीक है। प्रूफ कैसे होगा, अभी अगर मैं बोलूँ प्रूफ की बात तो प्रूफ कर देता हूँ मैं आपको, देखो, ठीक है। प्रूफ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at f, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अगर मैं बोलूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻at f, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ तो दोनों में से कोई भी एक ले सकता हूँ, है ना। आप इसको लो या फिर इसको लो, मैं एक को दिखा देता हूँ। अगर आपको एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा वाला आप खुद प्रूफ कर पाओगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ठीक है, चलो मैं देखता हूँ कि कैसे फर्स्ट वाले को हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at f, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 0 to ∞ इंटीग्रेट करूंगा मैं किसको, e⁻at, ठीक है, f e⁻−st। अब e⁻−st को आगे लिखो पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इनटू क्या लिखूंगा मैं, dt लिखूंगा। इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। ये तो एकदम एक लाइन का मतलब प्रूफ है। देखो कैसे करेंगे, 0 to ∞ मैं अगर इसको बोलूँ, है ना, इसको अगर मैं बोलूँ -s-a अगर t, है ना, मैंने इसको और इसको देखो e⁻−st और e⁻at को सामने रखा एंड बस कॉमन ले लिया उसमें से, ठीक है। तो देखो क्या आ गया मेरे को, देखो इसका वैल्यू क्या होगा, e⁻−st इंटू e⁻at, वही तो आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो मैं लिखूंगा क्या, f dt, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, एकदम सिंपल है। चलो ठीक है, तो मैं क्या बोला, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना आना है, ये आना है। तो देखो आ गया ना आंसर। जब आप e⁻−st f dt का इंटीग्रेट करते थे 0 से ∞ तक, है ना, पर ध्यान से सुनना है मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप 0 से ∞ इंटीग्रेशन करते थे किसका, फंक्शन f, कर्नल क्या होता था, e⁻−st। तो जब कर्नल e⁻−st था आप क्या लिखते थे, f, है कि नहीं। अभी जब कर्नल e⁻−s-at है तो आप क्या लिखोगे, f(s-a), है कि नहीं। यहाँ पे अरे भाई सिंपल है ना, यहाँ पे जब e⁻−st होता है आप f(s) लिखते हो, तो जब s-at होगा तो f(s-a) ही होगा ना, सिंपल है। तो यही तो इसका प्रूफ है। देखो कौन सा बड़ा चीज था, एक लाइन में प्रूफ हो गया, है कि नहीं, सिंपल था एकदम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलो तो मैं इसको रब करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम पे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो चलो देखते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है अभी, है ना। तो फर्स्ट शिफ्टिंग हो गया, हम सेकंड में जाएंगे। चलो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चलो देखते हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। मैं बस यही बोला ना, बस धीरे धीरे बस देखते जाओ, है ना, आपको सब धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो क्या बोला मैं, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने देख लिया क्या था एकदम अच्छे तरीके से। फिर उसके पहले हम लोग क्या देखा, लीनियर प्रॉपर्टी देखे हम लोगों ने। अभी हम देखेंगे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बोलूं तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर मैं बोलता हूं कि इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f अगर fs होता है, मैंने क्या बोला, अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f होता है
है ना। तो ये जब लिखते हैं हम, इसका मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ टी, मतलब एक फंक्शन है टी के टर्म्स पे जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको ऑलरेडी पता है। क्लियर, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन, ठीक है, लेट अस डिफाइन ए फंक्शन g ऑफ t। मैंने क्या बोला, एक g ऑफ t मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, और कैसे डिफाइन किया g ऑफ t को, g ऑफ t इज इक्वल्स टू f ऑफ t माइनस a u t माइनस a। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में, ठीक है। आप बोलोगे कि सर क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कुछ टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूं, बस आप नोट करो अभी, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया g ऑफ t सच दैट जो g ऑफ t फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ t माइनस a इंटू यू टी माइनस a। क्लियर, चलो ठीक है, इतना हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू f ऑफ t माइनस a जब t ग्रेटर देन इक्वल्स a हो जाएगा एंड इक्वल्स टू 0 कब, जब t लेस देन a हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। अब कैसे लिख सकते हैं तो आप देखते रहो, बस मैं बता रहा हूँ सब कुछ आपको, ठीक है। ये जो आपने लिखा ना यहाँ पे u t माइनस है ना, u t माइनस वो क्या है पता है आपका, शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन। मैं क्या बोला, ये जो u t माइनस a है वो क्या है, शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन, है ना। तो इसी को आप क्या बोलते हो, मतलब जो स्टेप सिग्नल होता है, जो स्टेप सिग्नल होता है उसको आप क्या बोलते हो, हेविसाइड फंक्शन भी बोलते हो, है ना, बिकॉज वो ओलिवर हेविसाइड जो इंजीनियर थे उनके नाम पे दिया गया है। तो आप स्टेप जो फंक्शन होता है, जो स्टेप फंक्शन, उसको आप हेविसाइड फंक्शन भी बोलते हो। तो बेसिकली क्या होता है पता है, अगर मैं बोलूँ ना u t माइनस से क्या होता है, तो ये क्या होता है पता है, सिग्नल्स का पार्ट होता है। अगर आपने सिग्नल पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, खुद से पढ़ा है, किसी और से पढ़ा है, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा कि मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, है ना। अगर आपने सिग्नल सिस्टम एकदम नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग ओवरऑल बस ऐसा तो नहीं है कि मैथमेटिक्स से बना है या फिर सिग्नल सिस्टम से बना है। आप जब 10 सब्जेक्ट जब आप पढ़ लेते हो पूरा, तो फिर आपको पता चलता है कि आपका कमांड ओवरऑल कितना अच्छा कमांड है ना। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मैं क्या बोला, ये राइट शिफ्टेड सिग्नल होता है। इसका मतलब क्या होता है, अभी अगर मैं चाहूँ ना, यहाँ पे आपको मैं बहुत बात कर सकता हूँ, है ना, कि f ऑफ t माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए करने से क्या होता है। मैं बोलूंगा कि जब u t माइनस ए से आप किसी भी फंक्शन को जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करता है, उस तो वो जो सिग्नल है ना, ये जो मान लो कि अगर एक सिग्नल है तो इसको वो कॉजल बना सकता है ना। कॉजल किसके बाद, t इक्वल्स टू a के बाद उसको कॉजल बना सकता है। तो ये सब कंसेप्ट है। अभी मैं आपको ये बात बताऊंगा और मुझे भी पता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया मैंने अभी क्या बोला, है ना। तो मैं इसलिए बोला, बस आप पेशेंस के साथ देखते रहो, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, टाइम वेस्ट होगा, है ना। जब मैं सिग्नल सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। फिर भी अगर मैं बोलूँ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेविसाइड फंक्शन बोलते हैं, या फिर शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि ये अगर u t का फंक्शन है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, u t है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट a है, तो पता है ये क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी u t माइनस a, ठीक है। बस ये डिफरेंस है। ये क्या है, u t मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन है। इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा, u t इज इक्वल्स टू 1, ये 1 है ना, ये 1 है, तो ये कितना है, 1 है, ठीक है। तो u t इक्वल्स टू 1 व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल 0, ये तो 0 है ना, ये तो ओरिजिन होता है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैसे डिफाइन करूंगा, u t माइनस ए इक्वल्स टू 1, कब 1 हुआ, जब t a से बड़ा हुआ। तो यही होता है बस सिग्नल, है ना। तो आप मतलब आप ज्यादा इसमें वो मत करो, ठीक है, एकदम बेसिक सा चीज है, तो बहुत ज्यादा आपको इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, आप टाइम के साथ सीख जाओगे सब चीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस ये बोला कि मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया मैंने g t, जिसको मैंने डिफाइन किया f ऑफ t माइनस ए u t माइनस ए। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ t फंक्शन ही है, बट राइट शिफ्टेड है। कितना अमाउंट से राइट शिफ्टेड है, a अमाउंट से राइट शिफ्टेड है। इतना समझ में आया। बस मैं क्या बोला, ये f ऑफ t माइनस ए जो फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ t जो फंक्शन है ना वो सेम फंक्शन ही है, बट ये क्या है आपका शिफ्टेड है। कितना अमाउंट से, a अमाउंट से, a जितना होगा उससे वो उतना शिफ्टेड है, ठीक है। एंड u t a माइनस जो है ना, ये मेक श्योर करता है कि ये जो फंक्शन है ना f ऑफ t माइनस ए वो a से ही स्टार्ट हो रहा है ना। वो इसको क्या कर देता है, इस तरीके से इसको इस फंक्शन को इस तरीके से ये हैंडल करता है, इसके वजह से, है ना। इसके वजह से क्या हो जाता है, ये जो फंक्शन है ना ये मेक श्योर हो जाता है कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा, a से ही स्टार्ट होगा, उसके पहले ये फंक्शन नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो 0 है, इसीलिए t लेस देन a पे कितना है, 0 है। तो यही इसका काम है। तो आप देखोगे ये तो बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये,
है ना, मैं बोला ना अभी कॉजल सिग्नल के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग देखेंगे क्या होता है। अभी मैं उस पर नहीं जाना, अभी मेरे को इसका प्रूफ दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि इफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अगर एफ एस होता है, देन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन, ठीक है, लेट अस, या अस है, ठीक है, let us define a function gt such that gt is equals to f of t minus this is this, ठीक है। ऐसा मैंने कुछ लिखा, तो मैं बोलूंगा Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ gt, ठीक है, that is equals to Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t minus a u t minus a is equals to e to the power minus as fs, ठीक है। तो ये मेरे को बताना था आपका। अगर आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ t जिसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपको पता है, वो क्या है, fs है, ठीक है। और अगर एक आपको फंक्शन दिया गया है gt जो क्या है, राइट शिफ्टेड है, कितना अमाउंट से, a अमाउंट से, और उस फंक्शन का अगर आपको कोई लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालने को बोले तो आप क्या करोगे, सिंपली e टू द पावर माइनस a से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपका ऑलरेडी निकला हुआ था f ऑफ t के लिए। क्लियर, समझ में आया, बस यही है। तो इसका मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे हुआ ये, ठीक है। तो मैं प्रूफ की बात करता हूँ। देखो, तो ये बहुत ही मतलब पावरफुल टूल है। आप जब सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ोगे ना, देखोगे कि ये में तो बहुत हल्के में ले रहे होगे अभी आप मैथ्स में, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एक प्रैक्टिकल मीनिंग कैरी करते हैं अपने साथ में। तो हम लोग देखेंगे, जब मैं सिग्नल आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको सिग्नल, तो उसमें देखेंगे वो क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। चलो मैं प्रूफ की बात करता हूँ अभी। प्रूफ कैसे करूंगा देखो मैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, 0 से इनफाइनाइट, ये सही है, एफ ऑफ, नहीं, इसको मैं क्या लिखूंगा, 0 से इनफाइनाइट जी ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, है ना। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो सिंपल जो लैप्लस का जो बेसिक डेफिनेशन होता है। अब मैं क्या लिखूंगा इसको पता है, 0 टू ए, है ना, 0 इंटू डी टी। क्यों हो जाएगा, देखो भाई, 0 से लेके ए तक, है ना, 0 से लेके ए कितना है, 0 है जीटी का वैल्यू, और 0 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी तो 0 हो जाएगा, तो दिस एंटायर टर्म विल बी 0, है ना, प्लस ए से कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और जीटी का वैल्यू क्या हो जाएगा पता है, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू डी टी, और ई टू द पावर माइनस एस टी होगा एक, ई टू द पावर माइनस एस टी, सॉरी, इंटू डी टी। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ए से इनफाइनाइट एफ ऑफ टी माइनस ए ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। तो ये एकदम क्लियर है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा पता है, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे को एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन चाहिए, और स्टैंडर्ड डेफिनेशन में लैप्लस का क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट तक होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस लिमिट को चेंज करूँ, है ना, सब्सटीट्यूशन करके मैं लिमिट को चेंज करूँ 0 से इनफाइनाइट। तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं बोलूँगा लेट, है ना, लेट t माइनस ए इज इक्वल्स टू यू। तो डी टी कितना हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। ये तो एकदम बेसिक्स का कैलकुलस है ना, एकदम 11-12 का बच्चा बता देगा ये कैसे हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हेन, ठीक है, व्हेन, मैं क्या बोला, व्हेन t इज इक्वल्स टू a, तो इंप्लाइज दैट u कितना हो जाएगा, देखो t जब a होगा तो u 0 हो जाएगा। चलो ये सही बात है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि t इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो इनफाइनाइट, बिकॉज इनफाइनाइट इट्स अ वेरी बिग नंबर, है ना। उससे अगर आप एक फाइनाइट नंबर को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट ही होगा। तो ये इनफाइनाइट, तो देखो लिमिट मेरे को मिल गया, t जब a था तो u 0, t जब a है तो u 0 हो जाएगा, t जब इनफाइनाइट है तो u भी इनफाइनाइट ही रहेगा। तो मेरा काम हो गया ना। मैथ्स में हम लोग जब भी कुछ करते हैं तो एक रीजन होता है उसको करने का, ऐसा नहीं है कि जो आपका मन गया वो कर दिया, है ना। आप हमेशा देखते हो कि क्या करने से आपका फायदा होगा, एंड वही आप ढूंढते हो, एंड वो कैसे होता है, वो प्रैक्टिस से आता है। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप वहां पे कैसे पहुंच सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भी करोगे यहाँ पे, मतलब जो आपका मन कर रहा है वही करोगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। चलो अब मैं क्या बोला, ये क्या लिख दूंगा मैं, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लिखूंगा कितना, f ऑफ u, है ना। इसको मैं लिखूंगा e टू द पावर माइनस s, और t को मैं क्या लिखूंगा, देखो t कितना हो जाएगा, u प्लस a, या फिर मैं बोलूंगा a प्लस u, है ना। और ये dt कितना हो जाएगा, du हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, देखो 0 से इनफाइनाइट, है ना, e टू द पावर माइनस as इंटू, ये a है, ठीक है, a है,
ई टू द पावर माइनस ए एस, यहाँ से लिख रहा हूँ बस, ई टू द पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू इंटू डी यू। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसमें, ठीक है। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू, मैं इसको बाहर ले आता हूँ, ई टू द पावर माइनस ए एस है ना, और ये 0 से इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू इंटू डी यू। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस। सिंपल, ये तो था प्रूफ। देखो है ना, मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे रिप्लेस किया, उसके बाद ये लिखा, इसके लिखने के बाद मैंने क्या किया, ई टू द पावर माइनस ए एस को मैंने क्या किया, पीछे लेकर आ गया, बाहर निकाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये तो इंडिपेंडेंट है ना, इसमें तो u है ही नहीं, तो ये तो इंडिपेंडेंट हो गया। बिकॉज देखो आप डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, u के टर्म्स में, बट इसमें तो u है ही नहीं, तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं ना, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाल लिया तो अंदर में ये बचा, और ये किसका डेफिनेशन है। अगर अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे u है, आपने एफ एस कैसे लिख दिया, अरे भाई u क्या है, एक तो वेरिएबल है ना, आप वेरिएबल को u लो, t लो, जैसे लो। अब मैं बोलूंगा कि अब यहाँ पे मैं u को t से रिप्लेस कर देता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ ना, मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो u को t माइनस ए से रिप्लेस किया था। हाँ, तो मैंने u को t माइनस ए से रिप्लेस किया था, कब किया था, पहले किया था। अब u एक यहाँ पे एक अलग वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, जस्ट अ नॉर्मल वेरिएबल यहाँ पे u है कि नहीं। तो आप u बोलो, आप t बोलो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये सब डाउट उसको आता है ना जिसने अपना क्लास 12 जिसने अपना ऐसे ही निकाल लिया है ना, जिसको एकदम मतलब कैलकुलस समझ में ही नहीं आया क्लास 12 में, तो जो ऐसे ही निकाल देगा उसको इस तरीके का मतलब एकदम बेहुदा सा डाउट आता है। अदरवाइज ये सिंपल चीज है ना, ई टू द पावर माइनस एस टी, अगर मैं बोलूँ ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, अगर मैं बोलूंगा तो आप तुरंत बोल दोगे एफ एस हो जाएगा। तो हाँ ठीक है, यू टी के जगह पे यू है यहाँ पे, है ना, टी के जगह पे यू है, सिंपल। तो ये आपको रिजल्ट मिल गया। देखो यही तो रिजल्ट आया था ना यहाँ पे, ये देखो ये रहा, देखो प्रूफ कर दिया इसको, है ना। तो इसी को आप बोलते हो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो आप इसको हल्के में ले सकते हो, है ना, मैथ्स में आप इसको हल्के में ले लो, सिग्नल सिस्टम में आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये रह गया आपका सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो चलो और भी आगे देखते हैं कि क्या है, और है ना। तो आप इस वीडियो को पॉज करके मतलब ले लेना, है ना, क्योंकि मैं तो रुकने का तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता है ना, ये तो मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस है, तो मैं रुकूंगा तो आपका टाइम ही खराब होगा उससे, तो उससे अच्छा आप पॉज करके वीडियो ले लो, बस हो गया। चलो अब मैं नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, फोर्थ प्रॉपर्टी, है ना, फोर्थ। तो मैं सारे प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं करूंगा, मेरे को लगता है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए, तो मैं वो प्रूफ कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो फोर्थ प्रॉपर्टी होगा आपका स्केलिंग प्रॉपर्टी, है ना, स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो ये जो टर्म है ना शिफ्टिंग, है ना, जो आपने टी माइनस ए किया, शिफ्टिंग, स्केलिंग, फिर रिवर्सल, ये सब सिग्नल्स एंड सिस्टम में आता है ना। ये क्या होता है, ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स एंड सिस्टम। आप एक सिग्नल में ये सब जो ऑपरेशन करते हो ना, उसको कभी शिफ्ट कर देते हो, फिर उसको क्या करते हो आप रिवर्स कर देते हो, उसको कभी आप कंप्रेस करते हो, कभी एक्सपांड करते हो। तो ये सब क्या है, ऑपरेशन है ऑन सिग्नल्स। तो हम लोग सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ेंगे तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें ही हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के बेसिक ऑपरेशन होते हैं ऑन ए सिग्नल, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया फोर्थ नंबर, स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, अगर एफ एस होता है, तो ये सब प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होना पड़ेगा, ठीक है। अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अगर एफ ऑफ एस होता है, तो मैं बोल रहा हूं देन, है ना, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ ऑफ एस बाय ए, ठीक है। तो मैं क्या बोला, अगर आपको एक फंक्शन एफ ऑफ टी दिया गया है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हो या फिर आपने निकाल लिया इंटीग्रेशन करके, ठीक है। उस फंक्शन को अगर मैं क्या करूं, स्केल कर दूं, है ना, एटी कर दूं, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। दैट मीन्स इसको आपको क्या करना है, जो s है उसको s बाय a से रिप्लेस कर देना, है ना। ये fs का मतलब क्या होता है, एक एक्सप्रेशन आया होगा आपका fs में, लेट्स से आपका क्या होगा, लेट्स से 1 बाय s प्लस a, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया होगा। तो मैं बोला कि जब मैं 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, या फिर इसको s प्लस b ले लो, ठीक है, इसको s प्लस b ले लो। तो मैं क्या बोला, जब आप उसको 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप सिंपली क्या करो, s को s बाय a कर दो, है ना, और 1 बाय a से मल्टीप्लाई कर दो। तो fs का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था, 1 बाय s प्लस b। f ऑफ 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, 1 बाय a इंटू 1 बाय s बाय a प्लस b, सिंपल। तो ये प्रॉपर्टी यूज होता है, ठीक है। तो मैं देखता हूं कि इसका प्रूफ कैसे होता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी देख लो, ये भी सिंपल है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, ओके। चलो
ये स्केलिंग होता है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि कब कंप्रेशन होगा, कब एक्सपांशन होगा, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं सिग्नल सिस्टम में नहीं जाना चाहता, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि ए अगर आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको कंप्रेशन मिलेगा। ए अगर लेस देन 1 है तो फिर आपको सॉरी एक्सपांशन मिलेगा। तो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता अभी, है ना। वो सिग्नल्स का पार्ट है, हम लोग सिग्नल्स में देखेंगे उसको। चलो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ तो प्रूफ कैसे करोगे अभी इसको, है ना। मैं बोल रहा हूं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी, है ना। ये कितना हो जाएगा देखो, 0 से इनफाइनाइट, है ना, e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी इंटू डी टी। तो यही बेसिक, यही से प्रूफ होता है। फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा यही होता है, उसके बाद आप मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करते हो, है ना। तो अब इसमें आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट क्या लिखोगे। मैं बोलता हूं कि लेट, है ना, लेट ए टी इज इक्वल्स टू यू। तो मैं क्या बोलूंगा, ए डी टी इक्वल्स टू डी यू। इतना आपको क्लियर हो गया। चलो सो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू, ये सेपरेट है ना, ये आप साइड में लिख लेना। सो मैं इसको इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, है ना। देखो जब t 0 होगा तो u भी 0 होगा, और जब t इनफाइनाइट होगा तो u भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट इंटू ए इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये 0 टू इनफाइनाइट रहेगा, इसमें कुछ बदलेगा नहीं लिमिट्स में, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। फिर मैं क्या बोलूंगा आपको, e टू द पावर माइनस एस, t को आप किससे रिप्लेस करोगे, u बाय a से, यहां से, ठीक है। t इक्वल्स टू u बाय a, तो u बाय a, ठीक है। f ऑफ u, ये भी ठीक है ना। dt को आप क्या रिप्लेस करोगे, du बाय a, du बाय a, क्लियर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं बोला कि 1 बाय a को मैं बाहर ले आऊंगा, 1 बाय a को मैं बाहर ले आऊंगा, तो 0 से इनफाइनाइट। और मैं क्या बोला, मैं बोला कि s बाय a ना, लेट s बाय a इक्वल्स टू, मैंने एक लैम्डा ले लिया था। s बाय a कितना ले लिया मैंने, लैम्डा ले लिया। तो मैं कितना लिखूंगा, देखो e टू द पावर माइनस लैम्डा u f ऑफ u इंटू डी यू। हुआ कि नहीं, क्लियर है पूरा ये बात, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आपको। तो देखो जब आप इंटीग्रेट करते हो 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, है ना। यहाँ पे टी 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 जब होता है तो आप क्या लिखते हो, एफ एस लिखते हो, है कि नहीं। दैट मीन्स e टू द पावर माइनस एस टी, तो ये वाला टर्म लिखते हो ना आप, एफ ऑफ दिस टर्म। तो यहाँ पे भी वही लिखोगे, सिंपल, एफ ऑफ लैम्डा, सिंपल। अब लैम्डा को रिप्लेस कर दो एस बाय ए से, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय ए एफ ऑफ एस बाय ए, हो गया। यही तो आपका आया था ना, देखो प्रूफ कर दिया मैंने। तो इसको क्या बोलते हैं आप, स्केलिंग प्रॉपर्टी, है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस होगा तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी कितना हो जाएगा, 1 बाय ए एफ ऑफ एस बाय ए। क्लियर हो गया। तो यही है बस उसका स्केलिंग प्रॉपर्टी, इसमें कौन सा बड़ा बात है ना। तो चलो मैं इसको मिटाता हूँ, इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, ठीक है। और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बाकी के प्रॉपर्टीज को देखेंगे और क्या क्या होता है। ठीक है, अब मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, और ये मैं प्रूफ नहीं करूंगा, ये आप खुद प्रूफ करोगे क्योंकि बहुत सिंपल है, एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मैं क्या बोला, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर एफ ऑफ टी, ठीक है, अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कितना होता है आपका, एफ एस होता है, ठीक है। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ माइनस टी, है ना, ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एस, है ना। तो ये जो एफ ऑफ टी है और जो एफ ऑफ माइनस टी है ना, ये क्या होता है, मिरर इमेज होता है। इसी को आप बोलते हो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, है ना। इसको आप बोलते हो टाइम रिवर्सल। दैट मीन्स अगर मैं टी बोलता हूँ, अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ, टी मतलब इस तरह मूव करते हैं हम लोग, और माइनस टी मतलब इधर मूव करते हैं, है ना। तो ये एक सिग्नल का क्या होता है, रिवर्सल हो जाता है ना। तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, तो इससे हमको सीखने को क्या मिला, इससे हमको सीखने को ये मिला कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी आपको पता है एफ एस होगा, तो अगर मैं आपसे माइनस टी का पूछूं, आप सीधा क्या करो, जो एस है ना, जो एक्सप्रेशन होगा उसमें जो एस है उसको सीधा माइनस एस से रिप्लेस कर दो, बस यही आपको करना है। क्लियर, समझ में आया। अगर मैं लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर ये एफ ऑफ एस यहाँ पे मान लो मेरा है 1 बाय एस प्लस 4, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो 1 बाय माइनस एस प्लस 4। क्लियर, समझ में आया।
माइनस एस प्लस 4, ठीक है, बस एस को माइनस 4 से रिप्लेस कर दो। मैं बोल रहा हूं कि लेट्स से मेरा यहां पे आया है एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2, है ना, तो ये वैलिड है नहीं वैलिड है मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं अभी, है ना, मैं बस बता रहा हूं कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन अगर एक आता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 बाय माइनस एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस एस प्लस 2, तो आपको ये कितना आ जाएगा 1 बाय एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2, है ना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि ये किसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा या भी नहीं होगा, है ना, और मैं उस पर एफर्ट भी नहीं देना चाहता अभी, है ना, बट मैं बस ये बताया कि अगर ऐसा एक एक्सप्रेशन हुआ तो आप s को किससे रिप्लेस कर दो, बस माइनस एस से रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बस यही बात है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, क्लियर। एंड ये शायद आपका 5th था ना, ये सेकेंड शिफ्टिंग आपका कितना था, 3rd था, फिर वो ये 5th था, सॉरी दिस इज द 5th वन, ओके, दिस इज द 5th वन, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ओके। तो एक बार मैं रिकैप करा देता हूं कि हमने मतलब क्या क्या देखा है ओवरऑल, है ना, हमने देखा है क्या क्या अभी तक। सो हमने स्टार्ट किया बेसिकली आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से, है ना, कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, किस तरीके से डिफाइन किया गया उसको, ठीक है। फिर हमने ये भी एक बेसिक सा एग्जांपल लेके देखा, मतलब एक एग्जांपल लेके देखा था कि ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है मैथ्स में। फिर हमने ये देखा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो कर्नल होता है वो कौन सा यूज किया जाता है, हमने देखा e⁻⁻st इज द कर्नल फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, कुछ बेसिक फॉर्मूलेस देखे जिसमें से 2-4 मैंने आपको प्रूफ करा दिया एंड बाकी मैंने बोला कि आप उसको प्रूफ करो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, कुछ प्रॉपर्टीज देखे जैसे कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर आपका उसके बाद क्या था, स्केलिंग प्रॉपर्टी और रिवर्सल प्रॉपर्टी, और भी कुछ है मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि डिफरेंशिएट मतलब एक इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होता है, वो सब अभी बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ था, ठीक है। तो अभी तक हमने एक अच्छा एक बेस बनाया है अपने लैप्लास के लिए, ठीक है। तो हमने अभी तक कुछ भी एग्जांपल वगैरह नहीं लिया है, तो मैं एग्जांपल भी कराऊंगा अभी आपको, ठीक है, और एक लेक्चर में लूंगा, उसमें आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस कराऊंगा, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ओके। तो ये लेक्चर खत्म करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप तब से आपने देखा होगा ना कि जब मैंने बोला था, मैं क्लियर कर देता हूँ, इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली नहीं कराना चाहता था, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट अगर इस लेक्चर को देख रहे हो, अगर आप अभी देख रहे हो, तो कुछ लोगों के दिमाग में आएगा ऐसा इस तरीके का बात आएगा कि सर आपने जब बोला था ना कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at, यह आपने बोला था 1 बाय s माइनस है, या फिर आप इसको माइनस ए ले लो, या फिर आप क्या बोल रहा हूँ मैं, e⁻⁻80 लेता हूँ, ठीक है, e⁻ क्या है ये -80, e⁻⁻80, तो मैं क्या बोलूँगा s प्लस ए, क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। e⁻⁻80 का कितना हो जाएगा 1 बाय s प्लस ए। तो मैंने आपको बोला था ये होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ लिखाया था आपको कि s ग्रेटर देन कितना हो जाएगा -a हो जाएगा, आप अपना कॉपी चेक करो, है ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता था आपको ये सब बात यहाँ पे बताने के लिए, बट मैं बोला कि चलो मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एज ए स्टूडेंट, फिर आपको लगेगा कि पता नहीं यार सर को कुछ पता है कि नहीं पता है ना। स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि जो पढ़ा रहा है उसको पता है कि नहीं पता। तो यार देखो, मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेट सा बात है, मेरे को पता है ना। तो और मुझे ये भी पता है कि कहाँ पे उसका बात करना है, कहाँ पे उसका बात नहीं करना है। तो ये मैं सिग्नल का टॉपिक रखा था, बट बता देता हूँ, 5 मिनट लगेगा, आप देख लो क्यों लिखा मैंने ये, है ना। मैंने जो ये लिखा है वो क्यों लिखा, आप एक बार देख लो, है ना। तो ये बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, अच्छे से देखना है इसको। देखो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e⁻⁻80 का, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो ध्यान से बस देखते रहो क्यों होता है, आपको यही जानना है ना कि ये क्यों होता है ऐसा, तो आपको देखना पड़ेगा फिर, है ना। 5 मिनट रुको और देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻80 कितना हो जाएगा, देखो 0 से इनफाइनाइट, सही है यहाँ तक, e⁻⁻st, है ना, e⁻⁻, इसको मैं 5 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या बोला, लेट्स से 5, तो आपको समझने में और इजी हो जाएगा। चलो, इसको मैं क्या बोला 5, है ना। तो 5 रखो, ए रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इसलिए बोला 5 ताकि आप ए क्या है, ए है ना, तो मैं 5 कर दिया। आपको अगर लगता है कि आप ए रख के करोगे, आप ए रख के करो, जो स्टेप मैं करूँगा आपको सिमिलरली वहीं पे बस 5 की जगह पे ए पुट कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस मैं आपके कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि मेरे को आता है तो मैं तो कुछ भी कर लूँगा, 5 -5 भी रख के कर लूँगा मैं, लेकिन आप तो भी नए नए सीख रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकते हो, है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा शार्प स्टूडेंट नहीं हो तो चलो चलता है, कोई बात नहीं। मैं तो एकदम बेसिक से बताऊंगा, आपको सब समझ में आएगा, एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोला, e⁻⁻st e⁻⁻5t इंटू dt,
यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल, बस लेप्लास का डेफिनेशन ही है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैंने बताया था कि s क्या होता था, s इक्वल्स टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। एंड मैंने आपको ये भी बोला था जब मैं s ग्रेटर देन -5 लिखता हूँ तो मैं क्या मीन करता हूँ, सिग्मा ग्रेटर देन -5। तो आप s ग्रेटर देन -5 की जगह पे आप सिग्मा लिखो, या फिर आप ये लिखो, है ना, या फिर और ये लिखो, या फिर आप और ऐसे लिख दो कि रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -5, है ना। तो आप दोनों में से कुछ भी लिखो, है ना, ये तीनों में से आप कुछ भी लिखो, एक ही बात है। बट अगर आप किसी और के लिए लिखना चाहते हो, जो इंसान आपका कॉपी वॉपी चेक कर रहा है, तो आप या तो ये लिखो या तो ये लिखो, क्योंकि जब आप s ग्रेटर देन -5 करोगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप किसका बात कर रहे हो, आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, आप सिग्मा की बात कर रहे हो, या फिर ओमेगा की बात कर रहे हो, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो मैंने आपको ये बताया भी था, जब मैंने लिखवाया था तो मैंने बोला था कि जो s ग्रेटर देन -5 में लिखवा रहा हूँ वो बेसिकली क्या है, रियल पार्ट ऑफ s, एंड दिस इज द रियल पार्ट, है ना। ये क्या होता है आपका रियल पार्ट होता है, एंड j ओमेगा ये क्या हो जाता है आपका इमेजिनरी पार्ट। दिस इज बेसिकली व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर ना, आप याद नहीं है क्या आपको, आप मैथ्स में सीख पढ़ते थे ना a + ib, तो ये क्या होता था, रियल, ये इमेजिनरी होता था, बस, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोला, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अब ये मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको मिटा दिया। चलो अब मैं क्या बोला कि मैं s को रिप्लेस कर देता हूँ सिग्मा प्लस जे ओमेगा से, तो मैं क्या बोलूँगा, e⁻ सिग्मा प्लस जे ओमेगा टी, है ना, e⁻⁻5t इंटू dt। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना, ये बच्चा भी समझ लेगा। कुछ तो मैंने कुछ भी तो एक्स्ट्रा नहीं किया ना, बस इससे यहाँ पे इवेलुएट किया, s को मैंने सिग्मा प्लस जे ओमेगा से रिप्लेस कर दिया। चलो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक एकदम क्लियर है आपको ये बात, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, है ना, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन में मेरे को क्या मिलेगा बताओ मेरे को, है ना। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो मेरे को क्या मिलेगा इसमें इंटीग्रेशन में, ये मेरे को मिलेगा 0 से इनफाइनाइट, है ना, 0 से इनफाइनाइट। अगर मैं बोलूँ आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻at आपको करना है, तो आप क्या लिखते हो, e⁻⁻at/-a, ऐसे ही तो लिखते हो ना जवाब इसका, और जो भी लिमिट रहेगा आप यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, है ना, 0 से इनफाइनाइट। तो देख लो, मैं बस एग्जांपल बता दिया, अभी आपको इतना सारा कुछ दिख रहा था आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं क्या बोला, जब e⁻⁻at का इंटीग्रेशन करते हो तो आप क्या लिखते हो, e⁻⁻at/-a, और 0 से इनफाइनाइट तक आप उसको इंटीग्रेट कर देते हो। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे ना, यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे, तो इंटीग्रेशन साइन नहीं आएगा यहाँ पे, इंटीग्रल का साइन, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, -1/सिग्मा, है ना, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, सिग्मा प्लस जे ओमेगा और एक +5 आएगा, है ना, और एक +5 आएगा, क्लियर। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन है भाई, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या ही समझ में आएगा। मैंने ये दोनों को कंबाइन कर दिया, तो मैं कंबाइन करता तो मैं क्या लिखता, e⁻सिग्मा प्लस जे ओमेगा +5t लिखता ना। तो कंबाइन नहीं, मैं दिखाया नहीं कंबाइन करके, मैं सीधा इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ। आप और एक स्टेप लिख दो उसको कंबाइन करने का, मैं तो शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ मैं तो। ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, e⁻, है ना, e⁻- सिग्मा प्लस जे ओमेगा टी, ठीक है, इंटू e⁻⁻5t, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात आपको। और ये आप इंटीग्रेट किससे करोगे, 0 से इनफाइनाइट तक। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया तो भाई फिर से बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया, ये देखो e⁻- समथिंग, ये भी e⁻- समथिंग, मैं e को बाहर ले आऊंगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस जे ओमेगा +5t हो जाएगा ना। तो वही मैं यहाँ पे लिख दिया, और इंटीग्रेट करता तो ये रहा, सैम्पल इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे दिखा दिया है ना, ये क्या है, सैम्पल इंटीग्रेशन, है ना। तो आप ये देख लो कैसे इंटीग्रेट होता है, फिर आपको इसको सिमिलरली इंटीग्रेट करना है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको मैं बाहर ले आया, क्यों, इसमें तो कोई टी तो है ही नहीं ना इसमें, ये तो एक फिक्स वैल्यू है, टी तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर रहा है, ओके। चलो अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो ये क्यों आता है ना, मैं सब कुछ इसी के लिए बता रहा हूँ कि ये क्यों आता है आपको, एक बेसिक से एग्जाम्पल लेके, है ना। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं इसको ना ब्रेक करूँगा, मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। अभी ब्रेक करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो ठीक है, इक्वल्स टू -1/, ये सिग्मा प्लस जे ओमेगा क्या होता है, s होता है, तो मैं s+5 लिख दिया, s+5 लिख दिया, ठीक है। मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से देखते रहो, क्या लिखूंगा इसको मैं, e⁻, है ना, e⁻- सिग्मा +5t, सिग्मा +5t। क्लियर है आपको ये बात, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, e⁻, इंटू -j ओमेगा t, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। तो कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए बात पूरा अच्छे तरीके से। चलो ओके,
अब मैं क्या करूँगा देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, हाँ ये देखो 1/s+5 तो आ चुका है, आपको दिख रहा है ना, आंसर आ गया। तो उसको हम लोग कैसे मैनिपुलेट करेंगे अभी देखो। तो यही होता है, दिस इज द वंडर ऑफ मैथमेटिक्स एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई लव मैथमेटिक्स, बिकॉज आप हर एक स्टेप को आप फील करते हो पूरा, है कि नहीं, हर एक स्टेप को आप फील करते हो और देखते हो कि क्या कर रहे हो, है ना। तो देखते रहो बस, अभी क्या करूँगा मैं। अगर मैं बोलूँ आपसे कि अगर मेरे को इसका लिमिट अगर इवाल्युएट करना है ना, अगर मैं लिमिट इवाल्युएट करना है तो मैं क्या बोलूँगा, आपको पता है ये जो e⁻−j⍵t है ना, कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड जिसको आप बोलते हो, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो हमेशा 1 होता है। मैं क्या बोला, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा अभी देखो, -1/s+5, बस देखते रहो बस, ठीक है। मैंने एक बड़ा सा ब्रैकेट दिया, मैं क्या बोला, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट e⁻⁻⁵ इंटू e⁻−j⍵t। सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, फिर मैंने लिखा माइनस लिमिट t टेंड्स टू 0, है ना, t टेंड्स टू 0। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा देखो, e⁻⁻⁵ इंटू e⁻−j⍵t। क्लियर, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक सा इंटीग्रेशन किया मैंने, देख लो। कुछ भी अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा स्टेप नहीं किया, बस मैं ना उसको यूटिलाइज कर रहा हूं कि मैं अपने काम के लिए उसको कैसे यूज कर सकता हूं, है ना। तो देखो अभी क्या करूंगा मैं बोल रहा हूं -1/s+5। ये बाहर वाला पोर्शन एकदम मस्त है, उसको बाहर रहने दो, ठीक है। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, अभी देखो यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया, पता है, ये जो e⁻−j⍵t जो है ना, तो t इक्वल्स टू इनफाइनाइट में उसका वैल्यू क्या होगा। मैं बोलूंगा कि कहां पर लिखूं मैं यहां पे लिखता हूं, देखो, हाँ बस समझाने के लिए आपको यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर मैं बोलूं ना e⁻i⁻, तो पता है ये क्या होता है, यूलर्स फॉर्मूला याद करो, है ना। यूलर ने एक आइडेंटिटी दिया था, क्या दिया था, cos θ प्लस j e⁻j⁻θ ले लो, ठीक है। j या i ले आऊं मैं, j ले आऊं, चलो i और j सेम ही होता है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं, I को J लिखते हैं, बिकॉज I इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए I की जगह पे J लिखते हैं, ठीक है। तो e⁻j⍵ कितना हो जाएगा, cos θ प्लस j sin θ। चलो ठीक है, मैं अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ ना, इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ अगर मैं, तो पता है कितना हो जाएगा, ये √cos² θ प्लस sin² θ, है ना। क्योंकि a प्लस i b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, √a² प्लस b²। तो आपको पता है कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो √1 कितना हो जाएगा, 1। तो मैं ये बोलना चाहा कि ये जो टर्म होता है ना कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड, उसको आप किसी भी वैल्यू पे इवैल्यूएट करो, ये थीटा का वैल्यू आप कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इनफाइनाइट रखना है, इनफाइनाइट रखो, आपको 0 रखना है, 0 रखो, कुछ भी रखो, ये जो वैल्यू आपको मिलेगा ना वो आपको 1 ही मिलेगा। दैट मीन्स का मैग्नीट्यूड जो होगा हमेशा 1 ही मिलेगा, है ना। तो मेरे को इसके लिए वरी नहीं करना है, तो दिस टर्म विल ऑलवेज बी 1। मेरे लिए ना ये वाला जो टर्म है वो हमेशा इसका मैग्नीट्यूड 1 ही रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे देखो, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट e⁻⁻⁵ है ना। और अगर मैं इस टर्म की बात करूँ, देखो t जब आप यहाँ पे 0 बिठाओगे तो ये क्या हो जाएगा, e⁻0, है ना। e⁻0 कितना होता है, 1 होता है, एंड यहाँ पे भी e⁻0 1 होगा, एंड इसका वैल्यू तो वैसे भी 1 ही होगा, आप कुछ भी पुट करो फर्क ही नहीं पड़ता, वो 1 ही होगा इसका वैल्यू, है ना। तो ओवरऑल ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो माइनस में कितना लिखूंगा, 1 लिखूंगा। क्लियर, समझ में आया, -1 क्या लिखा मैंने। अब देखो, अब यहाँ पे आता है वो रोल प्ले, है ना, यहाँ पे आता है रोल प्ले। अब देखो आप, अगर आप t का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हो, है ना, मैं क्या बोला, t का वैल्यू अगर इनफाइनाइट पुट करते हो तो देखो क्या आएगा। देखो हाँ, अब यही समझना है, पूरा जो हमने किया ना ये लास्ट स्टेप, इसको समझ गए तो आप समझ गए कि ये क्यों लिखते हैं हम लोग, है ना, ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं, आप अभी समझ जाओगे। देखो अगर मैं बोलूँ कि t का वैल्यू मैं यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर रहा हूँ, है ना, तो मेरे को क्या मिलेगा, e⁻⁻⁵ इंटू इनफाइनाइट। चलो ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर ये वाला टर्म पॉजिटिव है ना, ये क्या बोला मैं, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू एक पॉजिटिव बड़ा वैल्यू, ये प्लस इनफाइनिटी तो है ना, तो पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव का मतलब क्या, मैं बोल रहा हूँ कि σ+5 > 0। पॉजिटिव का मतलब तो यही होता है ना, तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो e⁻ समथिंग पॉजिटिव विच इज वेरी वेरी हाई, आपको उसका वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये एक फाइनाइट वैल्यू रहेगा और एक इनफाइनाइट वैल्यू है, तो e⁻∞ उसको आप क्या लिखोगे, 1/e⁻∞, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया। बट ये कब 0 होगा, ये 0 तब होगा जब आपका ये वाला टर्म > 0, दैट मीन्स सिग्मा इज > -5।
यही तो कंडीशन है ना। देखो सिग्मा ग्रेटर देन -5 आया, समझ में आ रहा है अभी? तो आपके दिमाग में भी आएगा कि सर ठीक है, आपने इसको ग्रेटर देन 0 मान लिया, अगर लेस देन 0 होता तो, अगर लेस देन 0 होता तो क्या होता? तो चलो देखते हैं लेस देन 0 होने से क्या होता है। देखो हाँ, ये मैं किसके लिए बताया? जब ग्रेटर देन 0 था, है ना। अब मैं लेस देन 0 के लिए बता रहा हूँ। देखो क्या होगा, अगर ये लेस देन 0 है तो ये एक नेगेटिव वैल्यू है ना, और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे को एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? e टू द पावर प्लस इनफाइनाइट। अब आप सोचो कि क्या e टू द पावर प्लस इनफाइनाइट 0 होता है क्या? है कि नहीं? e टू द पावर प्लस इनफाइनाइट दिस इज इनफाइनाइट, है ना, दिस इज इनफाइनाइट। इसका वैल्यू जो आएगा इनफाइनाइट आएगा। अगर इसका वैल्यू इनफाइनाइट आएगा, अब समझ में आ गया ना आपको? ये तो आपको क्लियर हो गया कि अगर मैं सिग्मा प्लस 5 अगर मैं लेस देन 0 करता हूँ, दैट इज अगर मैं सिग्मा लेस देन -5 कर देता हूँ, है ना, अगर मैं सिग्मा लेस देन -5 कर देता हूँ तो क्या हो रहा है? ये वाला टर्म इनफाइनाइट आ जा रहा है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो यही था बस पूरा कंसेप्ट ना। आधे लोगों को तो समझ में आ गया होगा, मेरे को पता है, आधे लोग अभी समझ में आ गए, उनको सब पूरा क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो इसका वैल्यू मैं लिखूंगा आपको -1/s+5 0 -1, तो मेरे को कितना मिल गया? 1/s+5, है ना, 1/s+5 प्रोवाइडेड, क्या बोला मैंने? प्रोवाइडेड आपका क्या होता? सिग्मा प्लस 5 ग्रेटर देन 0 था। एंड इसीलिए आप बोलते हो कि सिग्मा मतलब रियल पार्ट ऑफ s और सिग्मा प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होगा, तभी आप बोलोगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो आपका कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज मतलब क्या? आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, एक बाउंडेड वैल्यू मिलेगा, है कि नहीं? अगर इसी के जगह पे अगर आप सिग्मा प्लस 5 लेस देन 0 ले लेते, है कि नहीं, अगर सिग्मा प्लस 5 मान लो कि अगर आप लेस देन 0 ले लेते तो क्या होता आपका? देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाता? इनफाइनाइट आ जाता, है कि नहीं? इनफाइनाइट -1 कितना हो जाएगा? कि इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सोचो 1/s+5 इंटू इनफाइनाइट, तो ये क्या हो गया? ये तो कन्वर्ज नहीं किया, तो डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज मतलब क्या? बढ़ते रहेगा वो, समझ रहे हो? तो डाइवर्ज हो गया। तो इसीलिए मैं बोला कि यहाँ पे देखो सिग्मा जो है उसको -5 से आपको ग्रेटर देन लिखना है। तो यूजुअली बहुत लोग जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म कराते हैं ना, तो सीधा आपको यही लिखाएंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -5t 1/s+5, खत्म। इसके बारे में कोई बोलेगा भी नहीं आपसे, अगर आप किसी से मैथ्स पढ़ रहे हो, है ना। अगर एक नॉर्मल टीचर है तो इतना ही बोल के वो रख देगा, बट मैंने ये कंडीशन लगाया था, है कि नहीं? जब मैं बोला था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना होता है? 1/s, तो मैंने क्या बोला था? s ग्रेटर देन 0। आप ट्राई करके देखो, आपको अगर कन्वर्ज कराना है ना तो वो कंडीशन वैसे ही निकल के आएगा जो मैंने आपको फॉर्मूला में लिखाया था, अदरवाइज वो आपका कन्वर्ज करेगा ही नहीं। तो जब आप किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और आप उसको कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसको मतलब नहीं है ना कोई करने का। आपको आप याद करो, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था? आपके पास इतना सारा कॉटन है, आप उसको कहीं पे ले जाना चाहते हो, आपने क्या किया? उसको कंप्रेस किया, है ना, आपने उसको कंप्रेस किया, उस लोकेशन तक लेकर गए और वहां पे जाके क्या किया? उसको फिर से एक्सपांड कर दिया, है कि नहीं? तो ट्रांसफॉर्म क्या करता है? यही तो करता है ना, एक जगह से ले जाके उसको इजी बनाता है और दूसरी जगह तक पहुंचाता है। अब आप सोचो कि आप उस कॉटन को उस लोकेशन तक लेकर गए, है ना, डेस्टिनेशन तक लेकर गए, और आप उसको एक्सपांड ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या फायदा हुआ उसको कंप्रेस करके ले जाने का? आपको याद है ना, ये जब लेक्चर स्टार्ट किया उससे पहले मैंने एक एग्जांपल बताया था। तो आप सोचो क्या फायदा होगा आपको? तो वही प्रॉब्लम है, जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही जब डाइवर्ट कर जाएगा ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर करने का कोई मतलब नहीं बचता है। ठीक है, तो आई होप सो मैंने आपको ये क्लियर करा दिया। मैं एक्चुअली इसके बारे में मैं बात करना ही नहीं चाहता था, बट मैंने इसीलिए किया क्योंकि मेरे को पता है जब एक स्टूडेंट किसी का लेक्चर देख रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि सामने वाले टीचर को पता है कि नहीं पता है, कहीं सामने वाला टीचर ऐसे ही तो उड़ा नहीं रहा है ना। तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया, है ना, क्योंकि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे क्या पता है और मुझे क्या पता होना चाहिए पढ़ाने के लिए, है ना। तो ये इतना मैंने आपको डिटेल में बताया। आप कहीं पे भी देख लो, आप यूट्यूब पे कहीं पे भी देख लो, है ना, आप ट्राई करो, प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप टाइप करो और आप देखो, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, है ना। ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपको सीधा मिलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज दिस, खत्म, वहीं पे खत्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप 1/s, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैंप 2/s², बस खत्म, वहीं पे खत्म हो जाता है जर्नी। तो मैंने आपको दिखा दिया। आप सोचो इस तरीके से मैं आपको सारा दिखाने जाऊंगा तो फिर तो लैप्लास ही पढ़ते रह जाएंगे ना। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि कैसे आता है ये वाला चीज़, है ना। इसका मतलब यही है कि ये जब आप कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तभी आपका ये कन्वर्ज होगा, तभी आपका जो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, अदरवाइज वो हेल्पफुल ही नहीं होगा आपको, है कि नहीं। तो इस पर मैं अभी बहुत बात कर सकता हूँ, मैं इस पर बात कर सकता हूँ कि आपका कंडीशन कितना है, सिग्मा ग्रेटर देन -5, है ना। अगर आपका सिग्मा ग्रेटर देन -5 है, अगर मैं बोलूँ कि सिग्मा कितना है आपका -5 से बड़ा है तो 0 पक्का आएगा इसमें, है कि नहीं। सिग्मा का एक वैल्यू 0 हो सकता है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। ये जो फंक्शन है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा, और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा आपको पता है, s को आप j ओमेगा से रिप्लेस कर दो, देन दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। यही तो होता है।
तो आप सोचोगे कि सर आप क्या बात कर रहे हो फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप बस मेरे साथ कनेक्टेड रहो, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो आप सीखोगे ना दैट इज मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट यू विल लर्न। ओके, तो मैं यही बोला, ठीक है। तो वरी मत करो, मैं क्या बोला अभी मुझे पता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, फोरियर ट्रांसफॉर्म तो आप पढ़े ही नहीं होता, आपको आएगा कैसे, बस मैंने ये बात बताया। तो इतना सब कुछ हम लोग देखेंगे, फिर हमारा देखना जो कंसेप्ट बनेगा ना वो गजब लेवल का बनेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करना और नॉलेज होना, ये दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है ना। आप बहुत कम नॉलेज के साथ में आप बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो उसी पे बेस्ड है कि आपका मेमोरी कितना स्ट्रांग है, आप कितना याद कर सकते हो और कितना उसका आउटपुट दे सकते हो। जिसने ज़्यादा याद किया वो अच्छा है, मतलब पढ़ने में वो अच्छा है, और जिसने कम याद किया वो पढ़ने में खराब हो जाता है, भले उसका नॉलेज कितना ही ना रहा है। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ है, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, हमको अकॉर्डिंगली ही प्रोसीड करना पड़ेगा। बट मैं इस एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं आपको पूरा नॉलेज के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैं अपना एफर्ट दे रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर, आप फॉलो करना चाहते हो आप करो, अगर आपको नहीं भी करना है तो आप किसी को रेफर करो जिसको जरूरत है, जो एक एक्सपेंसिव कोचिंग को नहीं अफोर्ड कर पा रहा है आप उसको रेफर करो। आपको नीड नहीं है कोई बात, इट्स ओके, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा लेक्चर्स देखो, है ना। बट आप अगर किसी को जानते हो जो मतलब कोचिंग एक्सपेंसिव कोचिंग अगर एफर्ट नहीं कर पाया तो उसको आप रेफर कर दो। ओके, तो बस यही था हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, आपको समझ में आ गया सब कुछ। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे और देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज को लेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे रखता हूँ, तो थैंक यू सो मच।